एक तो हम जोर से बोलो, मेरा आवाज सुनाई नहीं दे रही। वेजिनल फॉर्निक्स, ऑस्टिन साइन का मतलब पल्सेशन इन वेजिनल फॉर्निक्स या सॉफ्टनिंग ऑफ द वेजिना, दोनों में से क्या सही है? चुप रहो, मैं इनसे नहीं याद ना। ऑस्टिन साइन, तो वापस याद कर लो। पंचायत क्यों कर रहे थे? हाँ, मुंह तोड़ दो, पहले बता रहा हूँ मैं, कह रहा श्योर कर लो, उसको बोल रहे हैं हाँ। फिर दलाल क्यों बन रहा बीच में? व्हाट इज गुड साइन है? सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। व्हाट इज पाल्मर साइन? चुप रह जाओ, हाथ जोड़ो। है? हाँ। इरेगुलर यूटेराइन स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शंस, सही है। एक सवाल और बता दो लास्ट, उसके बाद आप बैठ सकते हो, पूछ लो। ठीक है, सिंपैथियल बंडल हाइट, अगर कोई 26 वीक की प्रेग्नेंट है तो कितना सेंटीमीटर होगी? मैंने आपसे पूछा क्या? अगर कोई 26 वीक की प्रेग्नेंट है तो कितना सेंटीमीटर सिंपैथियल बंडल हाइट होगी? कितनी होगी? कितने में सेम बताइए, सेम कितने में? ये दलाल है क्या? ये भी दलाल है? तो दोनों के मैं बात काट दूंगा, बता रहा हूँ। कितने होते हैं कि सेम? नहीं याद है, फिर मैं क्या करूँ, मर जाऊं? दोबारा बोला, 18 वीक से 30 वीक के बीच में जितने वीक की प्रेगनेंसी है उतनी सेंटीमीटर फंडल हाइट है, मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो सकती है। समझ आ गया? आगे समझ में? कल पूछो वापस, अगर नहीं आया तो फाइन है, जितना फीस है उसका 1% फाइन है, ठीक है? बैठ। अच्छा आप आगे आगे, हाँ बैठो बैठो, कर डिफरेंस बिटवीन लीनियर निग्रा एंड स्ट्राई एल्बिगेंस, चुप रहो, मैं इनसे पूछ रहा हूँ सिर्फ, डिफरेंस बिटवीन लीनियर निग्रा एंड स्ट्राई एल्बिगेंस, ठीक है? चुप रहो। लाइन कौन से हार्मोन की वजह से? ये गलत। स्ट्राई एल्बिगेंस क्या है? लोअर एब्डोमिनल लाइन। अब यही तो गलत गलत तुम करते हो ना, सुनते नहीं हो ना, यही तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। मैंने क्या बोला? स्ट्राई एल्बिगेंस, तो फिर क्यों नहीं सुना? तो एग्जाम में फिर बोलो, बाहर आने के बाद तो याद ही आ जाएगा भाई, एग्जाम हॉल में याद है तब तो है नंबर, बात मेरे सबको याद है, याद सबको होता है, लेकिन सिलेक्शन उसका होता है जो क्वेश्चन जो लिखा है वही पढ़ता है। आपको पता सब है स्ट्राइक एल्बिगेंस क्या है, ग्रेविडियम क्या है, लेकिन एग्जाम हॉल में तुम्हारे माइंड में एक ही चल रहा है, स्ट्राइक ग्रेविडियम भी पूछेगा। अरे तुम पढ़ तो लो, वो क्या पूछ रहा है? स्ट्राइक ग्रेविडियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, स्ट्राइक एल्बिगेंस आफ्टर प्रेगनेंसी है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन की वजह से लोअर एब्डोमिनल अंडर थाई में स्ट्राइक जैसे रिंकल्ड जैसे फोल्ड हो जाते हैं, जैसे कुचिंग सिंड्रोम होते हैं वैसे के वैसे। लीनियर निग्रा जीपी स्टर्नम टू सिम्फाइसिस प्यूबिस ब्राउनिश कलर की लाइन हो जाती है, एमएसएच हार्मोन की वजह से। कौन सा हार्मोन? तो फिर कलर से रिलेटेड है ना। व्हाट इज प्रेगनेंसी मास्क? चुप रहो, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं बता रहे आप? फेस पर, फॉरहेड, चिक और नोज पर एमएसएच की वजह से बटरफ्लाई जैसे मास्क बन जाते हैं, उसको कॉलेज में बोलते हैं या प्रेगनेंसी मास्क बोलते हैं, नहीं बता पाए आप? ऐसे क्यों? रोज ना मेरे को होपलेस कर देते हो, मैं उम्मीद लेकर आपके पास आता हूँ, आप दे छोड़ देते हो, मैं क्या करूँ? जवाब आप, बहुत बढ़िया किया आपने, ऐसे ही करते रहो आप। मैं सोच रहा था तुम सही बताओगे। कोई ना, ठीक है, अच्छी बात। हम लास्ट क्लास में सिंपल फंडल हाइट के बारे में पढ़ रहे थे, एक क्वेश्चन हल्का सा आता है छोटा सा, कि मैकडोनाल्ड रूल किसके लिए यूज होता है? बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए। मैकडोनाल्ड रूल सिम्फाइजियल फंडल हाइट का पता करने के लिए होता है, तो रफली याद रख लो। कैसे याद रखोगे? कि हाइट जितनी है उसको 7/8 से गुणा कर लो, फंडल हाइट तो 7/8 से गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा कितने वीक की प्रेगनेंसी है। अप्रोक्सीमेट इक्वल आता है, तो 7/8 का मतलब यही होता है, लगभग बराबर। 8/8 का मतलब एक, 8/8 इज इक्वल टू 1, तो 7/8 इज इक्वल टू मोर देन 1 या लेस देन 1, बस लेस देन 1, बस वेरी गुड। तो जितने वीक की प्रेगनेंसी है, मतलब जितनी फंडल हाइट है लगभग उतनी वीक की प्रेगनेंसी होती है, एक आधा वीक ज्यादा हो सकता है। तो एग्जांपल के लिए आप कैलकुलेशन करो, किसी की प्रेगनेंसी 25 वीक की है, कि सॉरी 25 सेंटीमीटर किसकी फंडल हाइट है, तो कितने वीक की प्रेगनेंसी होगी? कैसे निकालोगे आप लोग? तो कैसे करोगे? 25 इंटू 7/8, ऐसे करोगे। तो 25 को 7 से करोगे तो एक बच गया, एक बच गया ना, एक बचा, कितना बचा? एक ही बचा, एक लिख दो यहाँ, 8×2 = 16, तो लगभग मतलब इक्वल, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बैठता है, तो ऐसा करके इसे फॉर्मूले से याद कर सकते हो। लिख लो मैकडोनाल्ड रूल। लिखा? तो जल्दी लिखो फिर।
आगे बढ़े। हो गया, थैंक यू। एक छोटा सा रूल है जो याद नहीं करना होता, सिर्फ रूल का नाम याद रखना है। रूल का नाम क्या है? कैसे नाम है देखो, इंडिया में ऐसे नाम होते हैं। इंडिया में सीधे सीधे नाम होता है, सुनील, अनिल, रमेश, हितेश, राहुल, ऐसे ऐसे नाम होते हैं सीधे सीधे। वहां पर कैसे नाम है देखो, बाहर वालों के नाम। भारत वाले लोग किसकी खोज करते हैं? भाई फंडा राइट की कोई खोज नहीं करता। उसको पता है हम क्या मतलब, हमें इतनी इंग्लिश आती नहीं है तो वो करती नहीं, उनके नाम भी ऐसे ही होते हैं, पढ़ने में भी जोर आता है। बात तो लो मेल्स, पता नहीं क्या रूल है। ये रूल किसके लिए यूज होता है? पहला क्वेश्चन तो ये है, फंडा राइट के लिए। रूल ऑफ फोर्थ का मतलब है चार चार में डिवाइड कर दिया इसको, कि जब 3 महीने की प्रेगनेंट होती है तो लगभग लगभग सिंपाइसिस प्यूबिस से ऊपर रहती है, मतलब अम्लाइकस से नीचे। 4 महीने की हो जाए तो अम्लाइकस की तरफ आ जाती है। 5 महीने पे लगभग अम्लाइकस के। अगर एग्जाम में इसके अकॉर्डिंग पूछे तो इसका आंसर देना है, नहीं तो आंसर वही देना है जो हमने पहले दिन सिंपाइसिस राइट पढ़ी थी कल की क्लास में। सुन लो, अगर पूछ ले इसके अकॉर्डिंग फंडा राइट बताओ तो इसका आंसर ये देना है, नहीं तो वही है कि 16 वीक के बीच में, 20 से 24 वीक के बीच में कहां पर है अम्लाइकस, ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं ना। 6 मंथ, 1/4 from umbilicus to the process. 7 month, half from umbilicus to the process. 8 month, 1/4 from umbilicus to the process. 9 month at the process. 10 months, level of the 8 month। वापस कहाँ जाती है? लेवल ऑफ। हो गया क्या? एब्डोमिनल एग्जामिनेशंस और देख लेते हैं प्रेगनेंसी में। देखो ये आप पढ़ चुके हैं, सॉरी ये तो लिख चुके हैं। अब आता है बैलॉटमेंट। क्या है बैलॉटमेंट? बैलॉटमेंट कितने टाइप का होता है? कितना टैलेंट, कितने टाइप का जी? एक एक्सटर्नल और दूसरा, दूसरा कौन सा? इन दोनों में से एक्सटर्नल कौन सा, इंटरनल कौन सा है? ये इंटरनल या एक्सटर्नल? ये, तो ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल, ये भी इंटरनल। ये और ये अलग अलग सेम है? ये अलग अलग है, अलग अलग सेम है? देखो सीधा फंडा ये है, ये मैं ऑनलाइन में पढ़ा रहा था, बच्चों ने मुझसे सवाल पूछा, सर ये दोनों में से इंटरनल कौन सा है? कुछ लोगों को ये इमेज है, फोटो है और वीडियो होता तो ये एक ही इमेज होती, इसका मतलब क्या हुआ?
कि ये एक ही है, बस एक में जाता हुआ दिखा रहा है, एक में आता हुआ दिखा रहा है, ताकि आपको पता चले। बैलोटमेंट का मतलब होता है हमने धक्का मारा, स्विमिंग पूल में बच्चा तैरता हुआ वापस आके टकराना, ये बैलोटमेंट कहलाता है। एक्सटर्नल का मतलब होता है फीमेल सुपाइन थोड़ी राइट अप सो रही है, इधर से प्रेशर दिया, बच्चा उधर गया और वापस आके टकराता है, मतलब का एक्सटर्नल का मतलब कैसे हुआ, आउटर। तो ये भी आउटर ही है, ये इंटर नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये वे इंटरनल है। जैसे ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, ये वेजिनल कैनाल है। तो एक्सटर्नल तो ये होगा, चाहे इधर से धक्का मारो चाहे इधर से, ये तो होगा एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब है वेजिनल कैनाल के अंदर नहीं है, देख लेना। ज्यादातर क्या बोलते हैं कि वेजिनल कैनाल के अंदर पुश करेंगे, मेमोरी रप्चर हो जाएगी, इसके साइड में, इस साइड में जोर से पुश करेंगे तो बच्चा जाएगा ऊपर, क्योंकि स्विमिंग पूल में बच्चा फ्लोटिंग कर रहा है, तैर रहा है, फिर वापस आएगा नीचे। तो पहले बच्चा ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, ये दोनों एक ही है, पहले और सेकंड। इसको बोलते हैं इंटरनल डेवलपमेंट, जस्ट पास में है वेजिनल कैनाल के। ये कौन सा है, एक्सटर्नल। इन दोनों का टाइमिंग याद होना चाहिए। सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक्सटर्नल डेवलपमेंट एक्जैक्टली कितने वीक पे याद रखना है, और इंटरनल डेवलपमेंट कितने वीक पे याद रखना है, 16 टू 28 वीक। होता यह है, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम ऐसे हो जाती है कई बार। इसलिए बोलते हैं कि नर्सिंग प्रोफेशन अपने आप में तलवार की धार पर चलने वाला प्रोफेशन है। अब हल्की सी अपनी कोई मिस्टेक नहीं है, सुबह से आप कितना ही काम कर रहे हो, पेंटर कर रहे हो, कितना भी कर रहे हो, अब किसी और की गलती से कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, स्टाफ के ऊपर डालने की पूरी कोशिश करते हैं। अब जो वार्ड में 10 डॉक्टर है, सब एक हो गए, किसको फंसाने के लिए, किसको फंसाने के लिए। बोला नहीं, मैंने कहा डन, डोंट वरी, आप बोलो तो मैं आ जाऊंगा 5 बजे, कंसल्टेंट को बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास तो गवाह है ना, मैंने ये जो चीज की मैं सब तो लिखता हूँ, और मैंने बताया ये चीज नहीं हो रही है, मैं ऐसे नहीं फंसा रहा, नए बच्चों को तुम कैसे फंसा सकते हो। तो मैंने कंसल्टेंट बोला, मैं बोल देना मैं आ जाऊंगा अभी, नहीं तो मैं सुबह आ जाऊंगा। तो नहीं अभी नहीं आना, सुबह आना। मैं ठीक है सुबह आ जाऊंगा। वो डॉक्टर लोग बोले हमें बताया ही नहीं, मैंने मेरे सामने खड़ा करना उनको कि ये चीज बताई कि नहीं बताई, उनसे लग नहीं रही थी लाइन है, तो मैं उनकी लाइन लगाने में व्यस्त हो गया। मैंने बोला मैं लगाता हूँ आपकी लाइन है, तो उस चक्कर में वो जनरल आ नहीं रहा था, ये जो बोलते हैं ना स्पीड ग्रुप बच्चा सीखा, तो इस चक्कर में वो मेरे को पता ही नहीं, उल्टी मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है, उसको बोल रहा हूँ आ नहीं रहा है, और वो बोल मुझे पता ही नहीं। वेरी गुड, ठीक है मैं देखूंगा सब, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है। क्या हुआ, क्या, मैं धीरे बोला। अच्छा आप क्या बोल रहे हो आप मेरे को, डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट का पर्पज ये है कि बेबी अच्छे से मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बेबी में मूवमेंट है कि नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब है अच्छे से मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस वो बात है। अगर मूवमेंट कर रहा है तो पता चल जाएगा भाई, थोड़ा ऊपर जाके वापस आके अंगुली की टकरा रहा है, इसका मतलब मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा, बस। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा कई बार आ जाता है कि इनमें से कौन सा एक्सटर्नल डेवलपमेंट है और कौन सा इंटरनल है, तो ठीक है बताने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हार्ट रेट चेक करते हैं फीटस। अब चुपचाप सुन लो, हार्ट रेट चेक कर रहे हैं, फीटल हार्ट साउंड सबसे कंफर्मेटरी साइन। अगर किसी की फीटल हार्ट साउंड पॉजिटिव है, इसका मतलब फीमेल प्रेग्नेंट है, 100% श्योर साउंड है। अब ऑर्डिनरी स्कोप से कब कर सकते थे, वो हम पढ़ चुके हैं। जब हम फीटल हार्ट साउंड चेक करते हैं तो साउंड कैसी आती है फीटल स्कोप से, ये हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया है। जैसे हमारे पास पिलो है, पिलो के नीचे टिक टिक वाली घड़ी रख दी, टिक टिक वाली वॉच होती है छोटी वाली, वो नीचे रख दी, उसके ऊपर पिलो रख दिया, फिर हमने कान लगाया, तो उसकी जो आवाज आती है इस टाइप की साउंड फीटोस्कोप में सुनाई देती है। फीटोस्कोप में किस प्रकार की साउंड, साउंड रिजेंबल टू द टिक ऑफ ए वॉच अंडर ए पिलो, पिलो के नीचे हमने वॉच रखी है टिक वाली, उसकी जो साउंड हमारे पिलो के अंदर में से आती है, ऐसी साउंड हमें सुनाई देती है। थोड़ा सा ये याद रखना। बाकी फीटोस्कोप से कितने वीक से पता करते हैं, 20 वीक से पता करते हैं। जब भी आप हॉस्पिटल ड्यूटी करो, अपना काम करो, कुछ भी आप काम करो, डॉक्यूमेंटेड करना जरूरी, बहुत जरूरी है बड़े सेंटर पे। अगर पेशेंट को सांस में दिक्कत हो रही है तो बोलना है अपने नर्सिंग नोट्स पे, इतने बजे मैंने ये काम किया और इन्फॉर्म टू द डॉक्टर, ये काम ये प्रॉब्लम थी और मैंने इस डॉक्टर का नाम लेके इसको इन्फॉर्म किया था, ऐसे। बहुत जरूरी चीजें होती है। आगे समझ में, ये आगे बढ़े।
डन, आगे बढ़े। लगभग 120 से 160 लिख लेना, थोड़ा ठीक रहेगा। हालांकि ये भी ठीक है, बट ऐसा बोलते हैं कि न्यूबॉर्न की हार्ट रेट फीटस की लगभग 160 तक ठीक है। जब हम फीटल हार्ट रेट चेक करते हैं तो हमें दो प्रकार की साउंड में कंफ्यूजन होता है। कौन कौन सी दो साउंड है जिसमें कंफ्यूजन होता है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जल्दी करो प्लीज, फास्ट। हो गया, दो प्रकार की साउंड में कंफ्यूजन होता है। अच्छा, कल पीडियाट्रिक स्टार्ट हो गई, बहुत बढ़िया। यूटेराइन सफल और एक होता है फनिक सफल, दोनों में क्या डिफरेंस है? जब हम फीटल हार्ट साउंड चेक करते हैं तो दो प्रकार की साउंड में चेंजेस देखने को मिलता है। एक है यूटेराइन सफल। यूटेराइन सफल का मतलब होता है साउंड इज सिंक्रोनस विद द मैटरनल पल्स। ऐसी साउंड जो मैटरनल पल्स जैसी फील होती है, किसकी वजह से? यूटेराइन आर्टरी की वजह से, उसको बोलते हैं यूटेराइन सफल। और फीटस को कौन सी आर्टरी आती है रिटर्न लेके? अम्बिलिकल आर्टरी। तो अम्बिलिकल आर्टरी की वजह से फीटल हार्ट रेट में डिस्टर्बेंस होता है। तो क्या क्वेश्चन फनिक सफल का मीनिंग क्या होता है? कि फीटल हार्ट रेट का अम्बिलिकल आर्टरी के साथ में कुछ मिसकनेक्शन होता है, और मैटरनल पल्स का यूटेराइन आर्टरी, मैटरनल पल्स का मतलब यहाँ पर किससे रिलेटेड है? यूटेराइन आर्टरी के साथ। तो मैटरनल पल्स कहलाती है यूटेराइन सफल, और अम्बिलिकल आर्टरी का जो मिसकनेक्शन या मिसकम्युनिकेशन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है वो कहलाती है फनिक। फनिक आपको पता है किसको बोलते हैं? अम्बिलिकल किसको बोलते हैं? तो याद हो जाएगा, यूट्रस किसका? मदर का। तो मैटरनल पल्स के साथ में कुछ डिस्टर्बेंस होता है, उसको तो बोलते हैं यूटेराइन सफल, और अम्बिलिकल आर्टरी के साथ में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं फनिक सफल या फीटल सफल। सफल का मतलब कॉन्फ्लिक्ट, एक टाइप का एम्बिवलेंस, एक टाइप का डाउट। डन, कोई बात नहीं, आराम से। आज उधर है, आज आज उधर है, आज उधर मतलब पूरा जेएनसी का ऑडिटोरियम हर सीट पता है, पूरी सीट पे बैठ चुका है भाई। जय हो, जय हो। जल्दी लिखो मैम, हाउ आर यू? ठीक हो? ए हीरो, चुपचाप बैठ जा, आगे बढ़ो। अरे हो गया क्या? अब मैं इसमें कुछ भी नहीं समझाऊंगा। हो गया मीन्स हो गया। एमनॉर या कंटिन्यूस सबको ही पता है। इनलार्जमेंट यूट्रस बहुत ज्यादा सबको ही पता है, लेकिन नहीं, लाइटनिंग प्राइमरी में लगभग लगभग 38 वीक पे, मतलब क्या होगा? एंगेजमेंट होगा, उसकी वजह से उसको हल्का फील होगा। द वेलकम साइन ऑफ द प्रेगनेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन वापस हो जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर में। फीटल मूवमेंट ज्यादा होता है, 16-17 वीक से स्टार्ट होते हैं, और जो प्रेगनेंसी नियर टर्म जाती है बहुत ज्यादा। फंडल हाइट 32 वीक और 40 वीक पे दोनों पे इक्वल रहती है, ये भी पता है। लगभग लगभग जितने वीक की प्रेगनेंसी है उसके +- 2 रहती है। बात सारी लिख चुके हैं सर, फटाफट बताओ, जल्दी हो गया, डन। ये थर्ड ट्राइमेस्टर का मामला खत्म करो। अच्छा, प्रेगनेंसी के कौन से ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा वेट गेन होता है? या सेकंड में? या सेकंड में? थर्ड में, सेकंड में? पहले में 5, दूसरे में 5, तीसरे में 5। किलो में पूछे तो 11, पाउंड में पूछ रहे तो 24। तो ज्यादा किसमें होगा? थर्ड में होगा, सेकंड में? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, थर्ड में क्यों? कॉमन सेंस, ऐसी तुक्का मारा है, सही बताया बेवकूफो। ये 3 महीने में 1 किलो, 12 वीक का मतलब 3 महीने, 13 से 28, 4 महीने में 5 किलो। और थर्ड ट्राइमेस्टर 28 से 40, 3 महीने में 5 किलो। तो ज्यादा किसमें होगा? थर्ड में होगा ना, 3 महीने में 5 किलो, ये 4 महीने में 5 किलो। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में वेट गेन फीटस का भी ज्यादा, मदर का भी ज्यादा, दोनों का याद रखना थोड़ा। लिखो है, ये भी लिखना है, इसमें जरूरी चीज लिखना। मुझे सोचा मैंने सोचा क्या लिखा, सब तो पढ़ा रखा है भाई। थर्ड ट्राइमेस्टर में वापस फ्रीक्वेंसी बता रखी है, लाइटनिंग लिख सकते हैं, फंडल हाइट भी बता रखी है। उसमें क्या नया, क्या बताओ, देखो क्या नया है? बट लिखेंगे हम, पक्का लिखे, किसी हालत में लिखे। तुम चाहे छोटी जोर लगा, हम जब तक 5 बार नहीं लिखेंगे हम कैसे मानेंगे कि हमने पढ़ाई की है? है? अच्छा ऐसा है, लिख लिख के पढ़ने से याद होता है, इसके ऊपर तो शेर बन सकता है? बना दो, नहीं रहने दो।
और कल मेरी बैंड बजने वाली है। हुँ? मुझे पता है? ये लड़ लेगी, मेरे लिए लड़ लेगी। ठीक है, ये ठीक है, मैं बता दूंगा भाई कि भाई आप जाके लड़ लो। क्या हुआ? बैंड बजेगी भाई कल तो। अब जब पेशेंट चला गया तो उसका किसी न किसी के ऊपर तो फिर ब्लेम तो डालना पड़ेगा, प्रोजेक्शन तो होगा। डॉक्टर अपने ऊपर थोड़ी लेंगे, वैसे बोले नर्सिंग ऑफिसर की नेग्लिजेंस की वजह से पेशेंट चला गया, तो वो किसी न किसी के ऊपर तो डालेंगे। कोशिश तो पूरी करेंगे वो, लेकिन यहाँ उनको कुछ मिलेगा नहीं। होगा होगा। क्या हो गया क्या? देखो इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, बहुत कम टाइम है, बहुत लिमिटेड टाइम है, बहुत लिमिटेड। तो हर चीज को 5 बार लिखते हो बेवकूफ, जो चीज पढ़ा है उसको भी लिखते हो। मैं कल नेक्स्ट स्लाइड लेके आता हूं, तुम फिर लिख दोगे, फिर सेम होगी तो भी। ऐसे नहीं होता ना। क्या हुआ अर्जुन, क्या हुआ? समझ से तो क्या नाम है? जोर से बोलो ना। कल पेपर है, हाँ, चुपचाप तुम अपना काम करोगे तो आगे बढ़ो। देखो ये पढ़ है, ये हो गया। इसमें देख लो एक बार, फिर बोलोगे सर बताया नहीं। सिंपलाइजेशन फंडा हाइट कैसे मापते हैं? सिंपलाइसिस क्यूबिस को 0 करते हैं, लेफ्ट हैंड के अंडर बॉर्डर को मार्क लगा के छोड़ देते हैं। सिंपलाइसिस क्यूबिस से मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं, इंची टेप से मापते हैं, सेंटीमीटर पे मापते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता है। लिख लो भाई बात। ये एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, कई बार गलत हो जाता तुम्हारा। ये क्वेश्चन आया हुआ है फंडस के असेसमेंट के लिए हैंड का प्लेसमेंट कैसे करते हैं, ऐसे करके एक छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है। अर्जुन चेक करके चुपचाप खड़े रहना, मेरे से आगे पूछना कितने कैंडिडेट है, मेरे को देखने की जरूरत नहीं, बट मैं ऐसे देख के ऐसे बता सकता हूँ। काउंट करके मेरे को पूछ रहा सर कितने, आप बताओ। ठीक है, लिखो जल्दी लिखो। काउंट करके पहले पूछ लेता मुझे। 265, 264.5। ठीक है, राइट। सर ये आधा कौन है? मैं इधर बैठा हूँ इसलिए मेरा आधा बस। आगे बढ़े। डन, प्लीज। हो गया। अच्छा, स्यूडोसाइसिस क्या होता है? उसको लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट। उसको बोलते हैं फाल्स, फाल्स को बोलते हैं फैंटम, फैंटम को बोलते हैं स्पूरियस। आपने सुना फैंटम लिम्ब सेंसेशन? किसी का पैर काट देते उसके बाद भी उसको लगता है कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? फैंटम लिम्ब सेंसेशन बोलते हैं। तो फैंटम प्रेगनेंसी, स्पूरियस प्रेगनेंसी, फाल्स प्रेगनेंसी होती नहीं है प्रेग्नेंट, पर उसको लगता है फैंटम स्पूरियस फाल्स। एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, होता है किसी किसी को। टेक्स्ट द फाल्स पे बिलीफ एक डिल्यूजन होता है ना। अच्छा, डिल्यूजन किसका डिसऑर्डर है? किसका? थॉट का? पक्का? कौन सा थॉट? कौन सा थॉट? हाँ तो ये झूठा है ना, ये तो झूठा ही है। थॉट 3 टाइप के होते हैं, फॉर्मेशन लेवल थॉट, प्रोग्रेशन लेवल थॉट, कंटेंट लेवल थॉट। तो जो डेल्यूजन होता है वो कंटेंट लेवल थॉट का डिसऑर्डर होता है, OHPOD। ये 5 प्रॉब्लम होती है, वो कंटेंट लेवल थॉट के डिसऑर्डर में आती है। चलो ये हो गया सूडो साइसिस। सूडो साइसिस कैसा नाम है? सूडो। हाँ, अच्छा। क्या हम आगे बढ़े? इतना लिखने में इतना टाइम लगा रहे हो, क्या ये गलत नहीं है? चलो ठीक फिर।
हर एक लाइन नहीं लिखनी होती, लास्ट वाली लाइन लिखनी नहीं, छोड़ो तुम फालतू पेज पढ़ते हो, कुछ चीजें समझने की होती है, इतना ही लिखना है, लास्ट वाली लाइन लिख दोगे तुम लोग, तो मैं इसलिए लिखवा नहीं रहा हूँ। कुछ चीजें काम की नहीं, समझने की होती है, सिर्फ सारा खेल समझने का है, जितना ज्यादा समझोगे उतना ज्यादा चलेगा मामला स्टडी का। ये तो पता ही है, ये तो पता ही है, सिंपैथेटिक रिएक्शंस। चलो लिख लो भाई, तुम भी भूल जाओगे सर, लिखने से याद रहता है, लिख लो लिख लो लिख लो। साइकेट्रिक में आ गई है, मतलब साइकेट्रिक में पढ़ा है सर नहीं, फिर तो तुम्हारे सब याद हो गए। हाँ वैसे तो साइकेट्रिक में पढ़ सकते हैं, सिंड्रोम खूब सारे आते हैं, उसमें ये भी पढ़ा दिया होगा सर ने, पर मैंने सोचा हमारे ओबीसी के नोट्स में था तो इसलिए, एंड मतलब मॉस्बी वाली बुक में भी ओबीसी में था इसलिए मैंने लेके आ गया। चलो कोई बात नहीं, लिख लिया फिर मत लिखो भाई, साइकेट्रिक में लिख लिया क्यों लिख रहे हो, वहां लिख रहे आपको याद ही है, फिर आप मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, फिर जरूरी नहीं है। लेबर प्रेगनेंसी में साइन 3 टाइप के आते हैं, प्रीसम्प्टिव, प्रोबेबल, पॉजिटिव। हम तीनों का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट, आगे बढ़ो अब। ठीक बात, ठीक, बोलो। देखो 3 टाइप है, प्रीसम्प्टिव, प्रीसम्प्टिव का मतलब पहले से पता है, प्रीसम्प्टिव मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव फाइंडिंग। इसमें एक ही चीज याद रखनी, बाकी कुछ भी नहीं, क्विकनिंग। क्विकनिंग किसमें आता है, क्यों आता है, क्योंकि मदर बताती है, बस ये इंपॉर्टेंट, बाकी सब याद है आपको, क्विकनिंग में आप कंफ्यूज हो जाते हो। एमेनोरिया फीमेल खुद बताती है, फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएशन, मॉर्निंग सिकनेस, फटीग, वेस्ट चेंजेस, स्किन चेंजेस और क्विकनिंग, ये सारे किसमें आते हैं भाई, प्रीसम्प्टिव में आते हैं, ठीक है। सिर्फ क्विकनिंग याद रखना, ओनली क्विकनिंग। नेक्स्ट वन, प्रोबेबल, प्रोबे प्रोबेबल लिखो, देखो फिर फटाफट। हम आगे बढ़ सकते हैं, लिखिए मैम सबने, ओके थैंक यू सो मच लिखने के लिए। फिर आता है प्रोबेबल, जितने भी साइन है ओसियंडर है, जो भी आप पढ़े हैं वो सारे किसमें आएंगे, और एक चीज याद रखनी इसमें, कौन सी याद रखनी, प्रोबेबल में कौन सी चीज याद रखनी है, एससीजी टेस्ट, एचसीजी पॉजिटिव में नहीं आता, एचसीजी प्रोबेबल में आता है, दो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, क्विकनिंग में कंफ्यूज हो सकते हो, एचसीजी आप बोलोगे एचसीजी पॉजिटिव तो 100% प्रेग्नेंट नहीं, किताब ये कहती है कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है उसकी वजह से भी पॉजिटिव, किसी का कैंसर वगैरह कुछ हो जाए तो भी ऐसा हो सकता है बाई चांस, तो एचसीजी प्रोबेबल में आता है, बस वही याद रखो, बाकी सब याद है। Abdomen enlargement, Braxton Hicks contraction, developments, outline of the fetus, change in size, shape, consistency, all signs, softening of the cervix, immunological pregnancy का मतलब होता है एससीजी टेस्ट, बस ये याद रखना एक, ठीक बात है ये भी। और किसमें, एक इसमें, और अंतर है, रात दिन का अंतर, नहीं पता चला, अंतर है रात दिन का, अभी बता दो। यस, लिख लिया, आगे बढ़े, बोल जाओ, क्यों नो सर, घर का राज है, नो सर, ऐसा थोड़ी होता है, डन डन। देखो लास्ट है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब कंफर्मेटरी नहीं लिखा, तुम इतना धीरे क्यों लिख रहे हो, सबसे आगे बैठ के तुम चाहें,
निकली तो राहुल तो फिर भी 5 से 3 लड़कियां ऑप्शन तो पीछे भेजो, तो इन दोनों को भेज दो पीछे फिर, फिर तो लेकिन बार बार बोलो। अब हो गया सबका। अब नेक्स्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव में 4 चीजें। पहला फीटल मूवमेंट्स पालपेट कर सकते हो आप, सबको पता है। दूसरा फीटल हार्ट रेट को ऑस्कल्टेट कर सकते हो। तीसरा यूएसडी से पता चल सकता है। नंबर 4 एक्सरे। तो किसी ने पूछा सर एक्सरे क्यों करेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी में। चल एक्सरे तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, आप बोलते हो पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी एक्सरे है, इसका क्या मतलब है सर, समझे नहीं हम क्या सर, एक्सरे तो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और आप ही बोल रहे हो कि ये पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी है, तो हम कैसे समझे। तो मैं ऐसे बोलूं आपको कि बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट होता है, प्रूफ करके दिखाओ कि होता है, प्रूफ करके। मैं बोलता हूँ 100% गाड़ी बिना हेलमेट के चलाओगे सब फूटेगा, अगर एक्सीडेंट होगा तो सर प्रूफ करके दिखाओ, तो मैं जाके प्रूफ करके दिखा दूं कि देखो ये गारंटी, ये गारंटी। तो एक्सरे करना नहीं है, बाई चांस एक्सरे हुआ तो कंफर्म होगा कि नहीं हुआ फीमेल प्रेग्नेंट है, ये क्या हो उसमें फोटो आ जाएगा नहीं आ जाएगा। एक्सरे करना नहीं है, एक्सरे से कंफर्म पता चल जाता है कि बाई चांस आपने एक्सरे किया और एक्सरे में क्या नहीं आ सकता, गेस्टेशनल से पता चल जाता है। करना नहीं है, अगर किया तो कंफर्म हो जाएगा कि फीमेल प्रेग्नेंट है, दिख जाएगा उसमें, इसलिए पॉजिटिव साइन बोला है। एक क्वेश्चन आया था, हमने 1000 बात बोला लेकिन चीजों को मानते नहीं, तो इसलिए क्वेश्चन आया, एनजी ट्यूब लगाने के बाद या सेंट्रलाइन लगाने के बाद पेशेंट का कंफर्मेटरी एक्यूरेसी चेक करने का कौन सा टेस्ट है, ऐसे क्वेश्चन। सुन लो रे, बोला कि एक्सरे 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 ऐसे बोला था, ठीक है, जब हम फंडामेंटल पढ़ा रहा था मुझे याद है, ऐसे बोला क्लियर। एग्जाम में क्वेश्चन है 9 से 5 की बात है, बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे बैठे थे इसमें क्लास में, सेलेक्ट भी हो गए वो, लेकिन उनका क्वेश्चन गलत हुआ। उसमें एक्सरे ऑप्शन नहीं था, उसमें ऑप्शन था रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। उसने बोला रेडियोलॉजिकल क्या होता है, उसने बोला रेडियोलॉजिकल क्या होता है, सर हमने भी रेडियोलॉजी नहीं किया, हमने सोचा रेडियोलॉजी कोई एमआरआई वगैरह होती है। अरे भाई रेडियोलॉजी का मतलब वही है रेज, एक्सरे की बात चल रही है, कैसे समझे उनको, ऐसे तो आते हैं वर्डिंग, वर्डिंग से फंस जाते हैं हम पेपर में। हो गया मैम, क्या हो रहा है, तो इतना धीरे लिख रहे हो, इतना धीरे लिख रहे हो कि धीरे वर्ड भी बहुत धीरे हो गया। क्या हो गया मैम, इसको चल रहा अपने आप ही चलता है। मैंने सोचा आपको वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास में वैसे भी, जिसने ऑनलाइन लगा वीडियो रिकॉर्ड है, और क्या है। हो गया साइन ऑफ प्रीवियस चाइल्ड बर्थ। देखो 4 चीजें यहाँ पर डिपेंड करती है कि ब्रेस्ट में क्या चेंज, हाँ मैम नहीं क्या था, क्या मैं आज फास्ट पढ़ रहा हूँ क्या, फास्ट है, फास्ट नहीं है, मैं एकदम धीरे हूँ, आपको जल्दबाजी है कुछ ज्यादा ही आज। नेक्स्ट साइन ऑफ प्रीवियस चाइल्ड बर्थ, ब्रेस्ट में चेंज हो जाते हैं। एक बार फीमेल प्रेग्नेंट हो जाए, लैक्टेटिंग फेज से एक बार लाइफ से गुजर रहा है तो उसके ब्रेस्ट में चेंज हो जाता है, कभी पेपर में नहीं आएगा। यूट्रस में चेंजेस हो जाते हैं, कभी पेपर में नहीं आएगा। सर्विस में भी चेंजेस हो जाते हैं, एग्जाम में आएगा। ओवरी में चेंजेस हो जाते हैं, कभी पेपर में नहीं आएगा। तो क्या क्या आएगा पेपर में, सर्विस में चेंजेस होते हैं, पेपर में आएगा। और वजीना में क्या चेंजेस होता है, वो पेपर में आएगा। तो याद कौन से रखने हैं, दो। क्यों ये पेपर में नहीं आएगा, कि यूट्रस की थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्शन पावर कम हो जाती है, रिजिडिटी थोड़ी बहुत ऐसे लेस रिजिड हो जाता है। ओवरी में ज्यादा कुछ चेंजेस नोटिफाई भी नहीं होते, ब्रेस्ट थोड़े से फ्लैबी हो जाते हैं, फ्लैबी का मींस लूज इस टाइप से। लेकिन एग्जाम में ये दो इंपॉर्टेंट है, जब तक फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है, जैसे ये यूट्रस है उसकी सर्विक्स रहेगी कौन से, और एक बार बच्चे को जन्म दे दे तो उस बर्थ कैनाल से जब बच्चा गुजरता है तो सर्विस हो जाती है सिलेंड्रिकल। कैसे हो जाती है, प्रेग्नेंट होने से नहीं, वायबिलिटी पीरियड को क्रॉस करने से होता है। छोटा एबॉर्शन हो जाए, प्रेग्नेंट हो जाए, कोइटस एक्टो से किसी ऑर्गन में कोई चेंजेस नहीं आता, ओनली वायबिलिटी पीरियड से ही चेंजेस आता है। वायबिलिटी का मतलब लगभग 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद में अगर बच्चे को जन्म दे दे तो उसके ऑर्गन में ये चेंजेस देखने को मिलता, नहीं तो नहीं मिलता। वैसे ना जब तक फीमेल किसी बच्चे को जन्म नहीं दे देती, जब तक वैसे ना लेस रूमी, गैपिंग इंट्रोइटस नाम का एक वर्ड आता है, इसको बोलते हैं गैपिंग इंट्रोइटस। गैपिंग इंट्रोइटस का मतलब होता है रूमी वेजिना, डायमीटर बढ़ जाता है, लेकिन वो बढ़ता कब है, जब किसी बच्चे को जन्म देते उसके बाद, उससे पहले कुछ नहीं होता। प्रेगनेंसी अबॉर्शन से ज्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं मिलता। चलो दो याद रखना है, ब्रेस्ट, यूट्रस, पेरिनियम्स, वेजिना, एक तो ये याद रख लेना, लास्ट ये बात याद रखनी है। जल्दी से लिखो, लास्ट वाली दो लाइन इंपॉर्टेंट है, ओनली ओनली लास्ट 2 वर्ड्स इज इंपॉर्टेंट। बाकी आपकी बाकी कॉमन सेंस है, आपको सोच लो ना कि ब्रेस्ट में क्या लिखा है, मोर फ्लैबी, और बच्चे को मां दूध पिलाएगी तो निप्पल ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये कौन सा एग्जाम में आ सकता है, ये तो कॉमन सेंस कैसे आएगा, कुछ भाई स्पेसिफिक कुछ है ही नहीं ना। दूसरा एब्डोमिनल वॉल थोड़ी ज्यादा लूज हो जाती है, ठीक है, और फीमेल एक बार बच्चे को जन्म दे चुकी है तो उसके यहाँ स्ट्राइक देखने को मिल सकते हैं, भाई उससे भी पता चल सकता है स्ट्राइक हो सकता है, कॉमन सेंस है। लीनिया एल्बा, निग्रा का मतलब क्या होता है, जब फीमेल प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के बाद में लीनिया निग्रा का नाम बदल के क्या हो जाता है, तो लीनिया एल्बा भी हो सकता है। यूट्राइन वॉल में ज्यादा कुछ रिजिडिटी कम हो जाती है, बस। तो ऊपर वाली 4 लाइनें कभी आ नहीं सकती, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, इससे पता चलता है कि कंपटीशन में क्या पढ़ना है। अब मैं ये सीधे नहीं पढ़ाता ना तो आपके मन में क्या आता पता है, बेवकूफ आधा पढ़ा के चला गया कि फीमेल मदर बनती है तो यूट्रस में भी तो चेंज आते होंगे, चेंज तो आते होंगे, ऐसा थोड़ी होता है। अरे आता है, अब ये बताना पड़ता है, मजबूरी है, मैं तो हमारे नहीं पढ़ू ये चारों वाले ऊपर बातें, कंपटीशन की तैयारी करूँ तो।
लेकिन जब तक हम लिखते नहीं तो तसल्ली भी नहीं होती। आप नहीं, मैं भी आपकी जगह होता यही करता भाई, सीधा फंडा, क्या पता आ गया तो तुम्हें कौन सा याद रह जाएगा सब, तुम्हें कौन सा सब याद रह जाएगा, जितने नोट्स बनाते हो सब याद हुए आज तक किसी को पूरे के पूरे? बहुत कम लोग हैं जिनको पूरे नोट्स एज इट इज याद होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, रेयरेस्ट पर्सन। फिर भी सिलेक्शन होता है, तो नोट्स याद सारे नहीं भी होते, फिर भी हो जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, रिवीजन और बुकों में से भी कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली उनके ऑलमोस्ट याद हो जाते हैं। ठीक भाई ठीक। कल रवि शर्मा सर ने क्या पढ़ाया, पीडीएम कौन सा टॉपिक, पीडियाट्रिक इंट्रोडक्शंस, न्यूबॉर्न केयर, अवगार पढ़ा दिया, हेल्दी चाइल्ड कर दिया ना, ठीक ठीक। चलो लिखो, इमेज से पता करो इनमें से कौन सी सर्विक्स नली पेरस किया, कौन सी पेरस वुमेन किया। जब फीमेल एक बार भी वायबिलिटी पीरियड को क्रॉस नहीं किया, सर्विक्स कौन सी आपकी होगी और एक्सटर्नल ओवस राउंड होगा। तो एक बार बच्चे को जन्म दे दे, दैट्स कॉल्ड पेरस फीमेल। पेरस का मतलब जिसने वायबिलिटी पीरियड को क्रॉस कर लिया, तो उसका सिलेंड्रिकल तो सर्विक्स का डायमीटर डायमीटर तो ट्रांसफर हो जाएगा और सेप सिलेंड्रिकल हो जाएगा। प्लीज फास्ट, देखो इतना टाइम है नहीं। हेलो, डन, वेट गेन, वेट गेन लिखो फटाफट, जैसे मैं बोलूं तो वैसे लिखना है। मैं नोट्स नहीं लिखूंगा, मैं अपने हिसाब से लिखूंगा, तुम फालतू टाइम वेस्ट करते हो। डन, ओके देखो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर वेट गेन 1 kg, सेकंड 5 kg, थर्ड लिखते जाओ साथ में, ये बोलोगे 5, टोटल कितना, 1 किलो में कितना एलबीएस होता है? तो लगभग 24 एलबीएस। कितना, 1 किलो में कितना एलबीएस, एलबीएस का मतलब पाउंड्स। लेकिन याद रखना आगे ना, सिंगल टोन प्रेगनेंसी, सिंगल टोन का मतलब क्या है, अरे यूट्रस में एक ही फीटस होता है, उसको बोलते हैं सिंगल टोन प्रेगनेंसी। सिंगल प्रेगनेंसी में 11 kg वेट बढ़ता है, क्या बात समझ में आई? सिंगल टोन प्रेगनेंसी में 11 kg। अब ऐसा कोई बोल दोगे नहीं सर 11 थोड़ी होता है, 10 भी हो सकता है, ना, तो ये डिपेंड करेगा, ये एवरेज बता रहा हूँ, 9 किलो भी बढ़ सकता है, 17 किलो भी बढ़ सकता है, ये डिपेंड करता है, लेकिन एवरेज यही है, क्वेश्चन के लिए यही है। अब ये बात लगी, ये बात लगी। अब एक बात और, अगर फीमेल की बीएमआई नॉर्मल है, या फीमेल अंडर न्यूट्रिशन है, या फीमेल की बीएमआई नॉर्मल से ज्यादा है, मोर देन नॉर्मल है, तो तीनों में वेट गेन बराबर नहीं होता। बताओ वेट गेन ज्यादा किसमें होगा, मतलब किसमें होना चाहिए ज्यादा, अंडर न्यूट्रिशन। ऑलरेडी अंडर न्यूट्रिशन है, उसमें 18 किलो वेट बढ़ता है, कितना, और नॉर्मल वाली में, और ऑलरेडी जिसके फैट ज्यादा है 7 kg, ओबेज में कितना बढ़ता है, ये बातें भी याद होनी चाहिए। बीएमआई क्या होती है हम कल डिस्कस कर चुके हैं, वेट और हाइट का जो रेशियो निकालते हैं वो बीएमआई बोला था आपको, केजी बटा मीटर स्क्वायर। अच्छा वो बॉडी सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद करके आए, झूठ बोल रहे, याद करके आए नहीं, कौन बताओ कहाँ लिखा हुआ, बताना इधर, देख रहा हूँ कैसे लिखा, पता चल जाएगा। वेरी गुड, सही बात, सब जगह पढ़ना मैं बताऊंगा नहीं है, ये होमवर्क ही है, खुद को देंगे ना सेल्फ। आगे समझ में, आगे बढ़े क्या, बोलो, इधर देख रहे हो, देख रहे हो सब, सब जगह उधर देख रहे हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी तरफ भी देख लो थोड़ा सा। चलो इधर आओ। हो गया क्या, आगे बढ़ो। अब एक बात और, एक बढ़िया बात बताऊं, बढ़िया, इफ सुनना, इफ का मतलब समझते हो, इफ का मतलब होता है काश, मगर, यदि, कि मेरी चाची की अगर मुंह से होती तो मैं उसे चाचा कहता। ये इसलिए बोल रहे ना,
कि अगर पेपर मेरे हिसाब से आता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, अगर मेरे को पढ़ने का मौका मिलता, या अगर मगर नहीं चलता, रियलिटी चलती है। इफ इन लास्ट ट्राइमेस्टर, इन लास्ट ट्राइमेस्टर वेट गेन, सुन लेना, हेलो सुन लो, वेट गेन मोर देन 0.5 kg पर वीक, या और दोनों में से कोई, मोर देन 2 kg पर मंथ, ये दोनों किसको इंडिकेट करते हैं? डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है बाबू, किसको इंडिकेट करते हैं? प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन को इंडिकेट करते हैं। किसको इंडिकेट करते हैं? प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। पीएच 5 प्रकार का होता है, वो पढ़ेंगे आगे। एक होता है प्री एक्लेम्सिया, एक होता है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, एक होता है एक्लेम्सिया, एक क्रोनिक हाइपरटेंशन, एक होता है सुपर इंपोज्ड प्री एक्लेम्सिया। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन और क्रोनिक हाइपरटेंशन में क्या डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन गेस्टेशनल हाइपरटेंशन एंड क्रोनिक हाइपरटेंशन। कौन बता रहा? कौन बता रहा? कौन बता रहा? कोई बता रहा? आया इनके अलावा और कोई नहीं बता रहा? क्रोनिक हाइपरटेंशन और मैम दीपिका जी हाउ आर यू, बताओ, नहीं बता, भूल गए? क्रोनिक हाइपरटेंशन और गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में क्या डिफरेंस है? अब चुपचाप बोल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा, या तो जोर से कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। किसी को नहीं पता? सेम है? डिफरेंस है? क्या डिफरेंस? अच्छा एक बात बताओ, एक कोई फीमेल प्रेग्नेंट हुई, पहले ट्राइमेस्टर में उसे देखा कि उसको हाइपरटेंशन है, पहले महीने, वह कौन सा हाइपरटेंशन है? गेस्टेशनल या क्रोनिक? क्रोनिक। एक फीमेल प्रेग्नेंट हुई, उससे पहले उसको हाइपरटेंशन था, ये भी क्रोनिक। एक फीमेल के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हाइपरटेंशन हुआ, पहले नहीं था, ये भी क्रोनिक। ऐसा हाइपरटेंशन जो 20 वीक के बाद होता है उसको गेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलते हैं, और ऐसा हाइपरटेंशन जो प्रेग्नेंट होने से पहले भी था या प्रेगनेंसी के पहले स्टार्टिंग में हो गया है वो क्रोनिक हाइपरटेंशन है। तो बताओ मेरे को, क्रोनिक हाइपरटेंशन का कॉज प्रेगनेंसी है या अदर देन प्रेगनेंसी है? अदर देन प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी की वजह से नहीं हुआ। अच्छा, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन और प्री एक्लेम्सिया में क्या डिफरेंस है फिर? क्यों? क्योंकि प्री एक्लेम्सिया भी आफ्टर 20 वीक है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी आफ्टर 20 वीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? प्री एक्लेम्सिया और गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में क्या डिफरेंस है फिर? दोनों सेम ही तो हुआ, लेकिन सेम नहीं है, क्या डिफरेंस है? गेस्टेशनल हाइपरटेंशन का मतलब सिर्फ बीपी ज्यादा, उसके अलावा कोई साइन नहीं है। और अगर किसी फीमेल को पी आर ई तीनों साइन है तो उसको बोलते हैं प्री एक्लेम्सिया। पी आर ई का मतलब, पी का मतलब प्रोटीन यूरिया, आर का मतलब रेज्ड बीपी, ई का मतलब एडिमा। एडिमा हो या नहीं हो जरूरी नहीं है, अगर प्रोटीन यूरिया के साथ में हाइपरटेंशन है उसको प्री एक्लेम्सिया बोलते हैं। क्या बात समझ में आई आपके? लेकिन प्री एक्लेम्सिया की डेफिनेशन ये है, 20 वीक से पहले फीमेल को कुछ नहीं था, हाइपरटेंशन भी नहीं था, उसको प्री एक्लेम्सिया बोलते हैं। तो सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्सिया क्या होता है? सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्सिया क्या होता है? सुपर इम्पोज्ड अलग है, प्री एक्लेम्सिया और सुपर इम्पोज्ड। अच्छा आपने डिप्रेशन पढ़ा? डिप्रेशन के टाइप पढ़े, सुपर इम्पोज्ड डिप्रेशन, डबल डिप्रेशन। डबल डिप्रेशन क्या था? डिप्रेशन प्लस डिस्थाइमिया, डिस्थाइमिया मतलब लो मूड, डिप्रेशन था और लो मूड डबल हो गया। कितने टाइम से? 2 ईयर। मतलब किसी पेशेंट को डिप्रेशन तो है और डिस्थाइमिया 2 साल के बाद और हो गया, मतलब डबल हो गया। तो डिप्रेशन इज सुपर इम्पोज्ड बाय द अदर डिप्रेशन इज कॉल्ड डबल डिप्रेशन। तो प्री एक्लेम्सिया क्या होता है? नया फ्रेश केस है, 20 वीक के बाद में प्रोटीन यूरिया और हाइपरटेंशन इज कॉल्ड प्री एक्लेम्सिया। लेकिन सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्सिया का मतलब होता है क्या? पहले पेशेंट को हाइपरटेंशन था, चाहे वो नॉन प्रेगनेंसी में था या पहले 20 वीक में था, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? क्रोनिक हाइपरटेंशन। तो क्रोनिक हाइपरटेंशन का प्री एक्लेम्सिया में बदल जाना सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्सिया कहलाता है। क्रोनिक हाइपरटेंशन चेंज इनटू प्री एक्लेम्सिया इज कॉल्ड सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्सिया, और एकदम फ्रेश होता है वो प्री एक्लेम्सिया होता है। ये थोड़ा डिफरेंस है। चलो मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बात होगी सब, वेट गेन भी समझ में आ गया, ये सब हो गया, सब हो गया, सब हो गया। अच्छा एक बात ये तो बता दिया, वेट ज्यादा बढ़ता है तो पीआईएच है। अगर किसी फीमेल का वेट बढ़ता नहीं है, चलो एक बात ये भी बता दें, एक फीमेल प्रेग्नेंट है, ऐसे लिख लेना, या तो इसका वेट रहता है स्टेटिक, या इसका वेट हो जाता है लॉस, या तो वेट बढ़ता नहीं है सेम रहता है, और या हो जाता है वेट लॉस। इसका क्या मतलब है, क्या क्या हो सकता है? बच्चे को क्या है? आयु, या बच्चे की क्या हो गई, उसको क्या बोलते हैं? आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डेथ। या मदर को क्या है? माल न्यूट्रिशन। समझ में आया क्या? अच्छा आईयूजीआर और लो बर्थ वेट बेबी में क्या डिफरेंस है? सेम ही तो है। लो बर्थ वेट बेबी का मतलब क्या होता है? लेस देन 2.5 kg, यही होता है। वेरी लो बर्थ वेट बेबी, बर्थ वेट, लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट, एक्सट्रीम लो बर्थ वेट, इसका मतलब होता है 2.5 kg से ज्यादा नॉर्मल बर्थ वेट। अगर किसी का वजन 2.5 kg से कम है, अगर किसी का वजन 1.5 kg से कम है, अगर किसी का वजन 1 kg से कम है, एक्सट्रीम लो बर्थ वेट। तो लो बर्थ वेट बेबी और आईयूजीआर में क्या, इसमें भी तो वेट कमी है, लो बर्थ वेट बेबी में कमी है, डिफरेंस एक सेम है। कॉन्सेप्ट सेट होना बहुत जरूरी है, अगर आपको लाइफ में सच में नॉलेज गेन करना है तो ये चीजें, ऐसी चीजें पता होना बहुत जरूरी है। क्या डिफरेंस है?
क्या क्या? लो बर्थ वेट मतलब, हाँ जोर से बोलो। मतलब रिटार्डेशन नहीं होगा, ग्रोथ रिटार्डेशन नहीं होगा। बर्थ वेट इसका मतलब रिटार्डेशन ही है। गलत। हाँ गलत। कौन बताएगा? नहीं ये भी गलत। वो अलग है, एसएफजी वो अलग चीज है। तो नाम नहीं पता चलता है। ग्रोथ नहीं हो रही, आपको कैसे पता ग्रोथ नहीं हो रही? कोई उसको एल्बिडब्ल्यू नहीं बोल सकते? भाई किसी का वेट कम है तो उसको एल्बिडब्ल्यू नहीं बोल सकते क्या? आईयूजीआर का मतलब क्या है? कुछ कुछ पहले पढ़ रही है अब। आईयूजीआर का मतलब होता है जन्म से पहले बच्चे का जितना वेट गेन होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, उसको एलबीडब्ल्यू नहीं बोलते। एलबीडब्ल्यू का मतलब है जन्म के बाद, बिफोर बर्थ ग्रोथ रिटार्डेशन। जन्म से पहले बोलते हैं ना कि अपने बड़ा फीटस, इतने वीक का फीटस इतने केजी का होना चाहिए, इतने वीक का फीटस इतने केजी का होना चाहिए, इतने वीक का नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? आईयूजीआर बोलते हैं। उसको एलबीडब्ल्यू नहीं बोलते। एलबीडब्ल्यू का बोलते डिलीवरी हो चुकी है, इन्फेंट बेबी में, उसको क्या बोलते हैं? बीम बाई साइटर स्केल पे उसका वजन लिया, साइटर स्केल पे तो पता चला कि ओ माय गॉड इसका वजन कम है, फिर उसको बोलेंगे या तो एलबीडब्ल्यू या वीएलबीडब्ल्यू या एक्सट्रीम लोबर, जो भी आप बोलना चाहोगे। क्या समझ में आया मैकेनिज्म? तो आईयूजीआर जन्म से पहले को बोलते हैं। आईयूजीआर कितने टाइप का होता है? माइल्ड मॉडरेट, हाइपोप्लास्टिक, हाइपरप्लास्टिक। कौन सा? एक तो ऑप्शन है माइल्ड मॉडरेट, एक है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, एक है लेस कॉमन मोर कॉमन, एक है बहुत ज्यादा बहुत कम, एक है इनमें से कोई नहीं। आईयूजीआर ये एमएससी का क्वेश्चन है, ऐसे ही आते हैं, हम ऐसे ही खड़े नहीं है। बताओ तो बता दे। आईयूजीआर दो टाइप का होता है, एक होता है सिमेट्रिकल आईयूजीआर। कौन सा? एक होता है एसिमेट्रिकल आईयूजीआर। हाँ। दोनों में से डेंजरस कौन सा है? अच्छा आईयूजीआर के इतना मैं बता दो, आईयूजीआर के असेसमेंट के लिए कौन सी इंडेक्स यूज करते हैं? एक एक सवाल 1 करोड़ रुपए का है, तुम्हें लगता है तुम पेपर दोगे ना तुम्हारा सिलेबस पूरा होगा उस दिन? याद करो उस बेवकूफ सही बताता था वो। सिलेबस के बाद, जब तक आपका सिलेबस नहीं होता ना, मैं सबसे बुरा टीचर हूँ। और जिस दिन आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, आपको लगेगा वो कॉपी कहाँ है, किसने नोट्स बनाए थे वो अलग वाले। आपको एक एक चीज की होगी उस दिन, तो सिलेबस पूरा होने के बाद आप कैच करोगे चीजें सब, एक एक चीज आपको तुरंत मिल जाएगी वहां। आईयूजीआर के असेसमेंट के लिए फुंडेरल इंडेक्स यूज करते हैं। कौन सी इंडेक्स? कौन सी इंडेक्स? इसको कॉर्पोलेंस इंडेक्स भी बोलते हैं, कॉर्पोलेंस, दो नाम है इसके, फुंडेरल या कॉर्पोलेंस इंडेक्स। कल मेरे को बताओगे इसका फॉर्मूला, फुंडेरल इंडेक्स कैसे निकालते हैं? कल पढ़ के आना, बहुत सिंपल है, 10 सेकंड की है, लेकिन आपको आनी चाहिए। पुंडरल इंडेक्स या कॉर्पोलेंस इंडेक्स किसके लिए? आईयूजीआर के लिए। और पर्ल इंडेक्स तो आपको पता ही होगी, पर्ल, PEARL, पर्ल इंडेक्स, ये तो पता ही होगी सबको, मुझे ऐसा लगता है। पर्ल इंडेक्स नहीं पता? सच में नहीं पता? सच में ही नहीं पता? नहीं पता मैं। कॉन्ट्रासेप्टिव की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए इंडेक्स यूज ली जाती है, उसको बोलते हैं पर्ल इंडेक्स, HWI इंडेक्स बोलते हैं, 100 वुमन ईयर इंडेक्स दूसरा नाम है HWI, पर्ल इंडेक्स, वो तो साइड में छोड़ो। अब आता है पुंडरल। अब बोलो सर ये इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पुंडरल इंडेक्स, अब मैं एक छोटा सा चीज यहाँ पे डालता हूँ बीच में। एक फीमेल है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया, बच्चे की पुंडरल इंडेक्स नॉर्मल है, तो बताइए उसको कौन सा आईयूजीआर है, लेकिन बच्चे का वजन कम है। अगर किसी की पुंडरल इंडेक्स नॉर्मल है तो उसको कौन सा आईयूजीआर है? सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। तो अगर पुंडरल इंडेक्स नॉर्मल है तो बताइए तो कौन सा आईयूजीआर डेंजरस है? दोनों कैसे हो सकता है? क्या दोनों पॉसिबल है? क्या दोनों पॉसिबल है? दोनों पॉसिबल है, इसीलिए सवाल आएगा, क्योंकि तुम एग्जाम में सोच भी नहीं पाओगे, तुम बोलोगे दोनों कैसे हो सकता है, पुंडरल इंडेक्स नॉर्मल है तो ये डेंजरस कैसे हुआ? ये डेंजरस है कैसे? पुंडरल इंडेक्स का फॉर्मूला भी वही है, वेट बटा सेंटीमीटर में हाइट, ठीक है, वही फॉर्मूला है। तो सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? सेम, सेम प्रोपोर्शन। एक बच्चा है जिसकी हाइट है, लेंथ मतलब 40 सेंटीमीटर, वजन 1 किलो, मतलब कम लेंथ है और कम ही वेट है, तो रिजल्ट तो नॉर्मल आएगा उसका। भाई आपके 10 में से 5 नंबर आए और 5 में से 2.5 आए, या दो में से 1 नंबर आए, तीनों में परसेंटेज तो 50 ही बने ना, तो आपका सबका रिजल्ट तो सिमेट्रिकल ही रहा ना। एक के 10 में से 5 है, एक के 5 में से 2.5 है, एक के 2 में से 1 है, तो सबका रिजल्ट सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल है, लेकिन एक के नंबर 1 है, एक के 2.5 है, एक के 5 है, नंबर तो अलग अलग है, लेकिन सबके परसेंटेज कितने हैं? 50। क्यों? क्योंकि उतने में से आते हैं। तो सिमेट्रिकल का मतलब है जिसकी वेट और जिसकी लेंथ दोनों ही कम है, वो है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल डेंजरस है। और एसिमेट्रिकल का मतलब ये होता है बच्चे का पूरा पूरा ग्रो हो गया, लेकिन हेड की ग्रोथ ज्यादा हो गई या बॉडी की नहीं हुई, हेड और पूरी बॉडी के बीच में थोड़ा बहुत डिस्प्रपोर्शन हो गया, तो ये डेंजरस नहीं है। इसका मतलब मदर ने न्यूट्रिशन नहीं लिया थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो आईयूजीआर बेसिकली दो टाइप का, एक सिमेट्रिकल और एक एसिमेट्रिकल। मैं अगर शॉर्ट में बोलूं, ये सिमेट्रिकल आईयूजीआर, ये एसिमेट्रिकल आईयूजीआर। मुझे इतना सा बता दो कि पुंडरल इंडेक्स इसमें नॉर्मल है, इसमें पुंडरल इंडेक्स एबनॉर्मल है। क्या होता है? आप घर जाके जो ही पुंडरल इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़ोगे आपको ये बताने की जरूरत नहीं रहेगी, अपने आप समझ में आ जाएगा। दूसरा, दोनों में से डेंजरस क्यों है ये? पहले ट्राइमेस्टर में, मतलब कौन सा आईयूजीआर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी की वजह से होता है? सिमेट्रिकल। तो बताओ जो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी की वजह से बच्चे की ग्रोथ रुकती है, क्या उसको रिकवर किया जा सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। मतलब पूरा प्रोग्नोसिस किसका है? सिमेट्रिकल का। और एक होता है जो 7 महीने तक प्रेग्नेंट रही तब तक अच्छा न्यूट्रिशन लिया,
7 महीने तक, उसके बाद उसने खाना नहीं खाया तो बच्चे की लेंथ तो बढ़ गई और वजन ज्यादा कम बढ़ता है हर ट्राइमेस्टर में। बाद में उसने खाना प्रॉपर नहीं खाया तो लेंथ तो उसकी बढ़ गई थी, लेकिन बच्चा एकदम पतला सा पैदा हुआ तो लेंथ तो 50 सेंटीमीटर, वजन 1.5 किलो। तो बताओ पुंडर इंडेक्स नॉर्मल होगी, अब नॉर्मल होगी? अब नॉर्मल होगी ना? तो ये मोर कॉमन है। अब बताओ इस दुनिया में जितने बच्चे पैदा होते हैं क्रोमोसोमल कंजेनाइटल एनोमली वाले ज्यादा होते हैं या नॉर्मली कम वेट वाले ज्यादा होते हैं? इसका मतलब ये मोर कॉमन है। जो लेस डेंजरस होता है वो हमेशा मोर कॉमन होता है। कोई भी डिसऑर्डर जो लेस डेंजरस होता है वो मोर कॉमन होता है, और जो मोर डेंजरस होता है वो लेस कॉमन होता है। तो ये क्या हुआ? मोर डेंजरस, ये लेस डेंजरस। समझ में आया? तो ये कैसा हुआ? मोर कॉमन। कौन सा आयुजिया ज्यादा होता है दोनों में से? एसिमेट्रिकल। ये कैसा हुआ? लेस कॉमन। इसका प्रोग्नोसिस कैसा है? पुअर। इसका प्रोग्नोसिस कैसा है? गुड। इसको मतलब बच्चे में बाद में न्यूट्रिशन देके, फ्लूइड देके, कुछ भी देके, अच्छा न्यूट्रिशन खिला के बाद में रिकवर किया जा सकता है। इसको रिकवर नहीं कर सकते आप लोग ज्यादा। तो ये कैसा हो गया? गुड प्रोग्नोसिस। क्या समझ में आई बात? ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू मेनली क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी। क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी इसमें लिख दो, ड्यू टू मेनली मैटरनल मालन्यूट्रिशन। क्वेश्चन आ जाता है इनमें से तुरंत, और तुरंत सही हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन जो सही करते हैं अपने आप ही मेरिट में आ जाते हैं, क्योंकि हर किसी के नहीं होते। हर किसी के नहीं होते। अगर आपके हो गया तो समझ जाओ आप दूसरों से नंबर ज्यादा ही लाओगे। सीधा फंडा है। रटना नहीं है, सिर्फ इतना ही होता है। एसिमेट्रिकल गांव में जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो एसिमेट्रिकल आयुजिया बस, क्योंकि बच्चे को कोई डिसऑर्डर नहीं है, सिर्फ वहां ज्यादा खाया नहीं उसकी वजह से बच्चे का वजन कम है, बाकी सब नॉर्मल है। बस एसिमेट्रिकल मोर कॉमन है, बस इतना याद रखना है। क्लियर हो गया? मिटा दो ना। कल पढ़ के आओगे पुंडर इंडेक्स का फॉर्मूला, एकदम सिंपल है, फिर भी कल सॉल्व करके आओगे। अब पता है 10 सेकंड है, बट फिर भी घर जाके पढ़ोगे, सॉल्व करोगे। और सॉल्व कैसे करोगे? एक बच्चा है जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है, वजन 2.5 किलो है, तो पुंडर इंडेक्स कितनी है निकालो। ऐसे करके 2-4 क्वेश्चन करना। फिर करना बच्चे की वजन 3 किलो है, लेंथ 50 सेंटीमीटर है। फिर करना बच्चे का वजन 4 किलो है, लेंथ 55 सेंटीमीटर। ऐसे करके करना 3-4, अपने आप ही तेरे को सब आंसर आ जाएगा पूरा का पूरा। ये वेट गेन हो गया, आयुषी हो गया। अब इसका आंसर बताना। सी क्यों है? क्योंकि ठीक है ना, ओवरवेट में नॉर्मल वेट गेन कितना होता है? ये तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है, ये अंडर न्यूट्रिशन में होता है, और ये ओबेसिटी में होता है। इसका मतलब राइट आंसर क्या हुआ? सी। समझ में आ गया ना? अब वेट गेन किसकी वजह से ज्यादा होता है? आप बोलते अपन बोलते हैं कि वेट गेन 11 किलो से लेके 13-15 कितना भी हो सकता है, डिपेंड करता है मदर कितना खा रही है। अब इसको रटना नहीं है, ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये कभी पेपर में भी नहीं आएगा, बस नॉलेज के लिए है कि प्लेसेंटा लगभग आधा किलो से लेकर 600 ग्राम की होती है टोटल। यूट्रस लगभग 60 से 960 हो जाता है, तो लगभग 900 ग्राम यूट्रस का वेट गेन होता है। ब्रेस्ट लगभग 200 से 400 ग्राम, फीटस 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच में होता है अप्रोक्सीमेट। एमनियोटिक फ्लूइड लगभग 800 ml होता है। ब्लड वॉल्यूम लगभग 1.3 के अराउंड। अब कोई मतलब अंडर न्यूट्रिशन है तो उसमें फैट ज्यादा डिपॉजिट होगा। अगर कोई ऑलरेडी ओवरवेट है तो उसमें ये वेट नहीं होगा ज्यादा गेन। तो ये सब एवरेज आ रहा है, लगभग 6 किलो ये और 6 किलो है, 11-12 किलो। अब इसमें चेंजेस आ सकता है, कहाँ कहाँ आ सकता है? बच्चे के वजन में चेंजेस आ सकता है, 100-200 यहाँ आ सकता है, 3-4 किलो का वजन चेंजेस यहाँ आ सकता है। तो डिपेंड करता है कि मदर का न्यूट्रिशन लेवल कैसा है। ऑलरेडी ज्यादा है तो ये वेट गेन नहीं होगा, तो ये 5 किलो सीधे ही कम हो गए। और ऑलरेडी अंडर न्यूट्रिशन है तो ज्यादा डिपोजिशन होने लग जाएगा। तो सारा का सारा खेल ये नॉर्मल प्रेगनेंसी का बताया हुआ है। लिख लो फटाक से। डन। तुम सर बोलो चाहे कुछ भी बोलो, लिखना तो पड़ेगा। क्लास खत्म होने के बाद तुम्हें हाथों में वो हो जाएंगे, क्या बोलते उसको, वो हो जाते उसको क्या बोलते? मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते उसको? सर नाम नहीं पता मुझे। प्रेगनेंसी इज ए स्टेट ऑफ हाइपरवोलेमिया। पूरी प्रेगनेंसी में टोटल कितना लीटर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ता है? सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है, प्रेगनेंसी इज ए स्टेट ऑफ हाइपरवोलेमिया, और आगे लाइन लिख दो 6.5 लीटर। उसके बाद में अब हमारे कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं, बहुत काम के कॉन्सेप्ट। प्रेगनेंसी इज ए स्टेट ऑफ हाइपर
वॉल्यूमिया। क्या प्रेगनेंसी में फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है, 6.5 लीटर टोटल। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ और चुपचाप सुनना है, पेन को नीचे रखे। सही है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है, बोलो डन। डन। हेमेटोलॉजिकल क्या क्या चेंज जाता है? देखो एक बात सुनो, प्रेगनेंसी बहुत ही अजीबोगरीब है भाई, इसको समझना टेढ़ी खीर है, कोई नहीं समझ पाया आज तक, कोई भी नहीं। डीसी दत्ता ने किताब छाप दी लेकिन वो भी नहीं समझ पाया होगा, कोई नहीं समझ पाया। प्रेगनेंसी में क्या होता है? प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ता है। हाँ, अच्छा आपको प्लाज्मा वॉल्यूम क्या होता है पता है? पूरे ब्लड में कितना ml पानी होता है आपके? आपके पूरे ब्लड में कितना पानी होता है? 60 या 91 या 55? ऑप्शन दे दूं? होल ब्लड में, होल ब्लड में कितना परसेंटेज पानी होता है, मेरा ये क्वेश्चन है। बस फिर होल ब्लड में कितना परसेंटेज प्रयोग द्वारा सिद्ध करना है। ऑप्शन ए, अगर तुम्हें आंसर आ गया आप 500 रुपीज मेरे से अभी के ले जा सकते हैं, क्योंकि तुम सब रट्टू होते हो, तुम कॉन्सेप्ट ही नहीं समझते। होल ब्लड में कितना परसेंट पानी, ऑप्शन ए। अब मैं नहीं दूंगा, तुमने एक भी आंसर नहीं दिया, अब नहीं, टाइम है, टाइम ओवर। 91%, 60%, 55%, डी में। चलो ये लिख देते, नोटा का मतलब समझते हो? नन ऑफ दी अबव, इनमें से मुझे कोई पसंद नहीं है। ऑप्शन ए के साथ कौन? देखो सबको हाथ खड़े करना जरूरी है। ए के साथ कौन है? बहुत कम लोग। बी के साथ कौन है? देखो सबको हाथ खड़ा करना, मेरा इतना ही मेरा आज्ञाकारी शिष्य नहीं हो तुम। बी के साथ कौन है? सी, सी के साथ कौन है? डी, डी के साथ कोई नहीं। बाकी वाले कहाँ हैं? तुम सब बेवकूफ हो गए, तुम सब बेवकूफ हो गए। एक का भी राइट आंसर नहीं है। होल ब्लड में 50% पानी होता है, नहीं मानोगे ना? मैंने नोटा बोल दिया, नोटा करते सही। क्या इस चीज को एक्सेप्ट करते हो नहीं करते? बता दो, करते हो नहीं? फिर मैं बताता हूँ, प्रयोग द्वारा सिद्ध करके। सिद्ध करें, माना कि किसी पर्सन की बॉडी में 6 से 8% ब्लड होता है, ये तो बताइए। किसी का वजन है एग्जाम्पल के लिए 90 किलो या 80 किलो, तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, किसी की टोटल बॉडी में 6 लीटर ब्लड है। बीच वाला पॉइंट में आंसर सही नहीं आएगा, पूरा पूरा करते हैं। चाहे 5 लीटर कर लो या 6 लीटर कर लो, कितना करूँ? 6 करूँ 5? जितना बोलो कितना करूँ? अरे आधा आएगा ये गारंटी है। 6 करूंगा तो 3 आएगा, 5 करूंगा तो 2.5 आएगा, इसको 6 कर दो। अगर किसी की बॉडी में ज्यादा वजन है, 80 किलो का वजन है, तो लगभग 6 लीटर ब्लड होगा, ठीक है। आपको अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है कि 45% तो होती है सेल और 55% होता है। क्या ये बात सही नहीं है? ये बात सही है नहीं है? सेल में 3 चीजें, आरबीसी, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी। 6 लीटर का 55% करो तो कितना होता है? 3300 ml। कितना होता है? तो यहाँ लिख दो 3300 ml। सही है क्या? अभी रुकना, प्लाज्मा में 91% वाटर होता है। प्लाज्मा में कितना वाटर होता है? 3300 का 91 करोगे, आंसर आएगा 3 लीटर। कर लो चाहे। 9%, 8 से 9% होता है सॉलिड। ये मैं प्रेगनेंसी में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मेरे को यहाँ से प्रोटीन निकाल के बताना है, वो भी वहां पड़ेगा। 8 से 9% सॉलिड, उसमें लगभग 6 से 8 ग्राम तो होता है प्रोटीन, बाकी होता है इलेक्ट्रोलाइट। 1-2 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट, पूरे 100 ml पूरे ब्लड की बात बता रहा हूँ। 1-2% इलेक्ट्रोलाइट, 6 से 8 ग्राम प्रोटीन। प्रोटीन 3 टाइप का, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेंस। मोस्ट कॉमन प्रोटीन कौन सा? लगभग होता है यहाँ टोटल में से 4 तो एल्ब्यूमिन ही होगा, फिर 3 ये होगा, 0.3 ये होगा, ठीक है। इतना तो बताइए शॉर्ट में। तो टोटल 6 लीटर ब्लड में 3 लीटर पानी है। अगर क्वेश्चन आता है प्लाज्मा में कितना पानी? 91। टोटल ब्लड में कितना? 50%। 100% सही बात है। ये बात समझ में आई क्या? अब अपने टॉपिक पे आते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें प्रेगनेंसी में? 2 कॉन्सेप्ट सीखोगे आज, बेटा दो, ठीक है। कभी कोई पूछे ना होल ब्लड में कितना? 50, प्लाज्मा में कितना? 91। अब देखो प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ता है। सुनना, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा काम की। प्लाज्मा वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, आप गैप दे दे के लिखना, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, आरबीसी बढ़ती है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है। लेकिन फिर भी एनीमिया क्यों होता है? फिर भी एनीमिया, आरबीसी बढ़ रही है, हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई फीमेल नहीं है जिसको हीमोग्लोबिन कम देखने को नहीं मिला पहले से। नॉन प्रेगनेंसी से कम ही होगा उसका, पहले 13 था तो 12 ही होगा, 11 ही होगा, 10 ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। ऐसा क्यों? सुनो, प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम 50% बढ़ता है। कितना परसेंट बढ़ता है? 50%। जब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं थी तो उसकी बॉडी में प्लाज्मा था 2500 ml। कितना था? 50% करो, 25 का लगभग होता है, स्टार्ट करो 1250, तो बढ़ के कितना हो जाता है? 3750 ml। तो प्लाज्मा कितना बढ़ा? 50%। 50% का मतलब 1250 ml। कितना बढ़ गया?
1250। ब्लड वॉल्यूम लगभग पूरी प्रेगनेंसी में, नॉन प्रेगनेंसी में वजन लगभग फीमेल का 50-60 किलो होता है ज्यादातर, तो लगभग उसका ब्लड होता है 4000 ml उसके अंदर। टोटल ब्लड कितना होता है? 4000 ml टोटल ब्लड होता है। तो 4000 ml टोटल ब्लड होता है, वो 40% करोगे तो लगभग 5500 ml ब्लड हो जाता है। कितना हो जाता है? तो कितना बढ़ गया? 1500 ml। मतलब 4000 का 5500 अप्रोक्सीमेट 40% होता है, 30 से 40 के बीच में लगभग। आरबीसी पूरी प्रेगनेंसी में 20 से 30% बढ़ती है। कितना परसेंट बढ़ती है? 20 से 30। हीमोग्लोबिन 18 से 20% बढ़ता है। कितना परसेंट? 18 से 20%। अब देखो, ब्लड का सबसे ज्यादा लिक्विड पार्ट कौन है? प्लाज्मा। 91% यही होता है, प्लाज्मा का 91% होता है। ये तो बड़ा 50%, ये तो बड़ा 50%। इसके अंदर घुलने वाला हीमोग्लोबिन कितना बड़ा? 18 से 20%। बड़ा तो है, वही याद करो, नींबू पानी। ये बर्तन, बर्तन में पहले 2.5 लीटर पानी डालो। कितना लीटर पानी डाला? 2.5 लीटर पानी डाला। 2.5 लीटर पानी में हमने मिला दिए 6 नींबू। कितने नींबू मिला दिए? फिर घर पे गेस्ट ज्यादा आ गए हमारे, तो क्या करना है? 1250 ml पानी और मिला दो। कितना मिलाया? अब नींबू कितने मिलाओ तो मामला बराबर रहे? 3। क्योंकि 2500 में अगर मिला रहे तो 6, तो 1250 में कितने नींबू मिलाओ? 3। तो क्या हो जाए? तीखा नहीं होगा, बराबर टेस्ट रहेगा। लेकिन नींबू हमारे पास कितना है? 1। तो हमने नींबू सिर्फ 1 ही मिलाया। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने आयरन खाया नहीं, ऐसा नहीं है कि हीमोग्लोबिन बढ़ा नहीं, लेकिन पानी तो बढ़ाया 50%, नींबू बढ़ा ओनली 1। नींबू कितने मिलाने चाहिए थे? 3। अगर हम नींबू 3 मिला देते तो कुछ होता क्या? पता ही नहीं चलता कि शिकंजी बाद में बनाई है, नींबू पानी बाद में और पानी मिला के बनाया। लेकिन अब पता चल रहा है, पहले वाले को दूसरे से कंपेयर करोगे, पहले वाला ज्यादा टेस्टी है, दूसरे वाला कम टेस्टी है। दूसरे में आपने नींबू मिलाया नहीं मिलाया? मिलाया, लेकिन कम मिलाया। जितना पानी है उसके अकॉर्डिंग उतना नहीं है, उसको बोलते हैं डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं? इस वजह से एनीमिया होता है। तो ये हो गया, ये हो गया। आरबीसी कितना परसेंट बढ़ी भाई? 20 से 30। हीमोग्लोबिन कितना बढ़ा? लगभग हीमोग्लोबिन होता है 475 ग्राम, बढ़ के हो जाता है 560 ग्राम। ये होता है 1400 से 1750, ऐसा कुछ है। 1 मिनट, हाँ 1400 से 1750, 350 ml याद तो है मुझे। 1400 से 1750, तो लगभग हो गया 350 ml, ये बढ़ गया। तो टोटल आरबीसी 350 ml बढ़ गई, टोटल हीमोग्लोबिन 85 ग्राम बढ़ गया, ब्लड वॉल्यूम टोटल 1500 बढ़ गया। ये लिखना है, ऐसा कैसे लिखो? फटाफट से ऐसे लिखना है, गैप दे के लिखना है। इसमें पहले इतना तो लिखो पॉइंट, अलग अलग लिखो 4 फिर हम मिलाएंगे। तो हीमोग्लोबिन बढ़ा नहीं बढ़ा? बढ़ा। लेकिन जब आप सीबीसी करोगे तो एनीमिया आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सीबीसी तो पूरे ब्लड की करते हो, तो हीमोग्लोबिन तो घुल गया ना उस पूरे में, तो हीमोग्लोबिन कम आएगा, खून एकदम पतला पतला सा आएगा, विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आया? सिंपल है, कुछ नहीं है, कुछ भी याद नहीं होना, इतना सोच लो प्लाज्मा वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाता है, दूसरे वाले उतने नहीं बढ़ते, बस ज्यादा सोच नहीं। सेम बीपी वाला भी सेम ही है कहानी। लड़ाई करनी? क्या बातें करनी ज्यादा? बाहर चले जाओ दोनों। नहीं करनी? फिर ठीक, बातें करनी दोनों बाहर चले जाओ। वहां जगह है, चेयर वेयर लगा रखी सबने, सब अब तो कबूतर वाला अलग कर दिया सब, बातें करने की आपकी अलग जगह है। ये लग गया सबने? अरे मिटा दो, मिटा नहीं रहा, हम इसको वापस मिला रहे हैं, इन चारों को वापस मिलाओ। और यहाँ लिखोगे इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम एज कंपेयर टू आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन वॉल्यूम। इंक्रीज, चारों को मिला के मैथ वाला क्वेश्चन करते थे कि बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, सिद्ध करो। तो लास्ट में क्या लिखते थे? हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो यही करेंगे, प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज मोर देन, क्या लिखोगे? मोर देन आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन वॉल्यूम, आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन वॉल्यूम, ऐसे करोगे एरो, लिखोगे दैट्स व्हाई द प्रेगनेंसी इज स्टेट ऑफ हीमोडाइल्यूशन, दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाई pregnancy is a state of hemodilution, that's why pregnancy is a state of hemodilution। हेमोडाइल्यूशन का मतलब है हीमोग्लोबिन क्या हो गया? कम हो गया। प्रेगनेंसी में एसिडी कम हो जाता है, एसिडी का मतलब हेमेटोक्रेट, एसिडी का मतलब हेमेटोक्रेट। हेमेटोक्रेट किसको बोलते हैं? कितने प्लाज्मा वॉल्यूम में कितनी आरबीसी घुली हुई है उसको बोलते हैं हेमेटोक्रेट। तो ज्यादा प्लाज्मा वॉल्यूम कम आरबीसी, तो एसिडी क्या हो जाता है? कम। और हीमोग्लोबिन का 3 गुना एसिडी होता है, जितना हीमोग्लोबिन है उसका 3 गुना एसिडी हो जाता है। तो लिख सकते हैं प्रेगनेंसी स्टेट ऑफ हीमोडाइल्यूशन, कोष्टक में लिख दो डिक्रीज हीमोग्लोबिन डिक्रीज एसिडी, खत्म बात। हीमोग्लोबिन और एसिडी कम हो जाता है, टॉपिक एंड। हीमोग्लोबिन कम, एसिडी कम, और एसिडी कम होने को एनीमिया बोलते हैं। एसिडी का मतलब तो पता है ना, एचसीटी हेमेटोक्रेट, उसी को बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। एसिडी का मतलब होता है 100 ml ब्लड में कितनी आरबीसी है,
100 ml ब्लड में कितनी आरबीसी है? अब सोचो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए सोचना। प्लाज्मा वॉल्यूम 50% बढ़ा, आरबीसी उतनी नहीं बढ़ी, तो बताओ आरबीसी किसमें घुली होती है? प्लाज्मा में। तो आरबीसी का वॉल्यूम कम नहीं हुआ, तो एसिडी कम हुआ ज्यादा, कम, उसी को तो बोलते हैं एसिडी कम होना एनीमिया कहलाता है। ये खत्म। जो हमने लास्ट में बोला था ना, लास्ट वाली लाइन थी ना, ये हेमेटोलॉजिकल चेंजेस में कि प्लाज्मा वॉल्यूम आरबीसी के कंपैरिजन में कम, आरबीसी कम, इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट डाइल्यूशन। मतलब क्या हुआ, जितना प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ा उतना आरबीसी नहीं बढ़ा, तो इसको बोल दिया डिस्प्रोपोर्शनेट। लिखना नहीं लिखा हुआ है, हेमेटोक्राइट कम, हीमोग्लोबिन कम। इसीलिए कौन सा एनीमिया होता है? प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल एनीमिया। क्यों होता है? क्यों? क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम ज्यादा बढ़ता है, आरबीसी उतनी नहीं बढ़ती है, उसी को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एनीमिया। ये बातें तो मैंने अभी लिखवाई वही है, सेम। मैक्सिमम कंटेंट नहीं लिखेंगे, मुझे पता है, क्योंकि मीनिंग वही है कि ज्यादा प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ गया, आरबीसी कम बढ़ा, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन एसिड कम हो गया, और उसको ही बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एनीमिया। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया का मेन कॉज इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम। जल्दी लिखो। डन। आगे बढ़ सकते हैं। ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, लिखना है तो लिखो ना फिर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। लिखना नहीं है तुम इसको भी लिखने बैठ जाओगे, ये क्वेश्चन इसका आंसर देना है बस। बोलो क्या कौन सा हेमेटोलॉजिकल चेंज प्रेगनेंसी में नहीं होता? ब्लड वॉल्यूम 40% बढ़ता है, प्लाज्मा वॉल्यूम 40 से 50 बढ़ता है, आरबीसी 20 से 30 बढ़ता है, हीमेटोक्रेट कम होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन 30 से 40 नहीं बढ़ता, 18 से 20। तो कौन सा गलत है? प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल एनीमिया क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम। वही सेम कहानी, सेम कॉन्सेप्ट, प्लाज्मा प्रोटीन, सेम कॉन्सेप्ट। अच्छा, प्रोटीन किसमें बुला रहता है? प्लाज्मा में। हाँ ना, सेम कॉन्सेप्ट। पहले मैं समझा देता हूँ, सुन लो, फिर लिख लेना एक साथ, कॉन्सेप्ट सेम है। मेरे को एक बात बताओ, प्लाज्मा वॉल्यूम प्रेगनेंसी में बढ़ता है कम होता? बढ़ता है, या सुन लो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आपकी दिक्कत क्या है पता है? कितना भी मैं समझा दूं, फिर भी 5 बच्चे ऐसे पूछेंगे सर ये तो समझ में नहीं आया। जब फीमेल पहले प्रेग्नेंट नहीं है, उसके बाद में फीमेल प्रेग्नेंट है, टोटल प्रोटीन जब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती तो उसकी बॉडी में होता है 180 ग्राम। कितना होता है एग्जाम्पल के लिए? और जब वो प्रेग्नेंट हो जाए तो होता है 230 ग्राम। कितना होता है? बढ़ा है कम हुआ? बढ़ा है कम हुआ? ये तो टोटल प्रोटीन है। अब आता है प्रोटीन ग्राम पर डेसीलीटर। जब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं थी तब था 7 ग्राम पर 100 ml। प्रेग्नेंट होने के बाद 6 ग्राम पर डेसीलीटर। क्यों हुआ? ये तो बढ़ा है, ये तो बढ़ा है। 7 की जगह 7.5 होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था, 9 होना चाहिए था। जब भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसका एल्ब्यूमिन चेक करते कम आता है, ग्लोबुलिन भी इतना, मतलब टोटल प्रोटीन कम आता है, लेकिन ओवरऑल प्रोटीन, बॉडी का प्रोटीन बढ़ा है। क्या रीजन है? रीजन वही है, प्लाज्मा कितना बढ़ता है प्रेगनेंसी में? प्लाज्मा कितना परसेंटेज बढ़ता है? 50। कितना? और प्रोटीन किसमें घुला होता है? जब आप ब्लड सैंपल लेते हो तो प्लाज्मा का ब्लड क्या लेते हो, उसमें प्रोटीन देखते हो। प्लाज्मा तो बढ़ा 50%, तो 180 का 50% कितना होता है? 90। तो अगर 180 प्लस 90 270 हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती, 6 नींबू प्लस 3 नींबू बराबर हो जाता मामला। हाँ है ना? लेकिन बढ़ा तो है, लेकिन कम बढ़ा है, कंपेयर प्लाज्मा वॉल्यूम के कंपैरिजन में कम बढ़ा है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? रिमार्क। रिमार्क का मतलब रिजल्ट, बढ़ा तो है लेकिन ये एक्चुअल में कम है। तो एल्ब्यूमिन जब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं थी तो लगभग 4.3 के अराउंड था, प्रेग्नेंट हुई तो 3 हो जाएगा। सर बढ़ा है फिर भी 3, प्लाज्मा वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया तो मेन प्रोटीन कम हो गया। ग्लोबुलिन लगभग 2.7 से 3 के अराउंड होता है, लेकिन जब प्रेग्नेंट हुई तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आता, कोई चेंजेस नहीं आता। तो बताओ एल्ब्यूमिन क्या हुआ? बढ़ा कम हुआ? कम हुआ। ग्लोबुलिन हल्का सा बढ़ा। अब यहाँ लिखो ए जी रेशियो। क्या लिखा मैंने? ये एल्ब्यूमिन है, ये ग्लोबुलिन है, हम सभी बैठे हैं, चाहे नॉन प्रेग्नेंट है, सबका एजी रेशियो एल्ब्यूमिन हमेशा ग्लोबुलिन का 1.5 गुना होगा अप्रोक्सीमेट सबकी बॉडी में। जिसकी बॉडी हेल्दी है ग्लोबुलिन से एल्ब्यूमिन ज्यादा होगा, तो लगभग लगभग कितना होना चाहिए? 1.7:1। कहीं कहीं पर 2:1 भी लिखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट देता है कि 1.7:1। मतलब अगर ग्लोबुलिन 1 है तो एल्ब्यूमिन उसका 1.7 गुना होगा, तो लगभग एल्ब्यूमिन 3 है, ग्लोबुलिन 3 है तो एल्ब्यूमिन 4.5 के अराउंड है, ऐसा मानते हैं। तो 1.7:1 जब फीमेल प्रेग्नेंट हुई तो एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन क्या हो गया? तो रेशियो क्या बढ़ा कम हुआ? समझ में आ गया? प्लाज्मा प्रोटीन, इफेक्ट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इन प्रेगनेंसी, पूरा का पूरा मैकेनिज्म समझ में आया क्या? ये पूरा चार्ट है, मैं अभी लिखवा दूंगा, मुझे भी याद था इसलिए मैंने बता दिया। समझ में आई बात? ऐसा ऐसा सेम चार्ट है। तो प्लाज्मा प्रोटीन का मैकेनिज्म समझ में आया? कोई डाउट?
एज इट इज सेम का सेम है, बस मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे कर दूंगा, एक लाइन का भी डिफरेंस नहीं है। लिख लो, ऐसे याद करो तब मजा आए, करो याद ऐसे। सौ एमएल का मतलब होता है डेसीलीटर। 100 एमएल में क्या होता है, 100 एमएल इक्वल टू 1 डेसीलीटर है। क्या कह रहे हो, क्वेश्चन कैसा है बताऊंगा। एक कप में कितने एमएल होते हैं? एक कप मेडिकल वाले कप में, एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी एब्रिविएशन पढ़ते हो आप, मेडिकल एब्रिविएशन क्या हो, तुम्हारे घर वाला कप नहीं कह रहा हूं, एक मेडिकल एब्रिविएशन फंडामेंटल के अकॉर्डिंग, तुम्हारी नर्सिंग के अकॉर्डिंग, तुम्हारे हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग एक कप कितने एमएल का होता है? सोच लो। 200, राइट आंसर, वेरी गुड। 1 कप इज इक्वल टू एक क्वार्टर, क्वार्टर तुम्हारा वाला नहीं चलेगा, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक क्वार्टर कितने एमएल का होता है? आपको ये लगता है ना मजाक कर रहे हैं ना, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक उसका सेल चला गया, लेके आओ, क्या होगा है ना। नेक्स्ट, ये हो गया सब, लिख लिया, ये लिख लिया ना, प्लीज आगे बढ़ो। ये यहाँ पर दो वर्ड याद रखना है प्लीज, दो। आपने प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ा, पढ़ा ना, प्लाज्मा प्रोटीन हमारी बॉडी में ब्लड में 3 टाइप है, एक एल्ब्यूमिन, एक ग्लोबुलिन, तीनों का काम आता है फंक्शन। ये किसके लिए होता है, ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, एडिमा से बचाता है। ये किसके लिए होता है, इम्यूनिटी के लिए। किसका इसका मेन काम क्या है, एंटीबॉडी बनाता है। ये किसके लिए होता है, ब्लड क्लोटिंग के लिए होता है। तीनों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एल्ब्यूमिन का मेन काम एडिमा से बचाता है, ऑन्कोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, उसको बोलते हैं पुल प्रेशर, अपनी तरफ खींचने वाला प्रेशर। ये एंटीबॉडी बनाता है, इम्यूनिटी, ये ब्लड क्लोटिंग। तो यहाँ पर थोड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। प्रेगनेंसी में ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलता ब्लड कोगुलेशन से, लेकिन थोड़ा बहुत कोगुलेशन कैस्केड बिगड़ जाता है। फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो वास्कुलरिटी चेंज होती है, वैसे उसकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो कोगुलेशन कैस्केड चेंज हो जाता है। आपको पता है क्लोटिंग फैक्टर 13 होता है, आपको ये भी पता होगा एक बीच वाला कोई एब्सेंट होता है, 6 नंबर एब्सेंट होता है। ऐसा नहीं है कभी कि 5 के बाद में 7 है तो आप 7 को 6 पे रख दो, ऐसा कभी नहीं कर सकते। जो एब्सेंट है वो एब्सेंट ही रहेगा। तो याद रखना कि 6 नंबर एब्सेंट मींस एब्सेंट। हीमोफीलिया कौन से क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है, हीमोफीलिया 8, ए है वो 8, बी है वो 9, सी है वो 11। सी है वो कौन से की वजह से, क्या कैल्शियम भी क्लोटिंग फैक्टर होता है, कौन सा नंबर 4, मतलब आप ज्ञानी हो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पर मेरा बताने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कौन से क्लोटिंग फैक्टर प्रेगनेंसी में बढ़ते हैं, कौन से क्लोटिंग फैक्टर प्रेगनेंसी में कम होते हैं, इतना सा याद रखना है। ये दो इक्वेशन बाई चांस कभी आया तो क्लोटिंग फैक्टर से यही आता है, 1, 7, 8, 9, 10 बढ़ते हैं, 11, 13 कम होते हैं। चलो पहले पूरा पढ़ते हैं। प्रेगनेंसी में बढ़ते ज्यादा है इसलिए बोल रहे हैं हाइपर कोगुलेशन स्टेट है, लगभग फाइब्रिनोजन 50% बढ़ जाता है। नॉर्मली फाइब्रिनोजन होता है 300 mg, तो बढ़ के लगभग 500 कैलोरी पहुंच जाता है। अब एक बात बताओ, प्रेगनेंसी में ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ती है कम होती है,
ब्लड पतला होता है कि गाढ़ा, तो इसका मतलब विस्कोसिटी का मतलब होता है लचीलापन, गाढ़ापन। तो इसका मतलब ब्लड की विस्कोसिटी कम होती है, और जब भी ब्लड की विस्कोसिटी कम होगी ईएसआर भी चेंजेस देखने को मिलता है। ईएसआर 4 गुना बढ़ जाता है, जितना ईएसआर होना चाहिए उसका प्रेगनेंसी में 4 गुना होता है। नॉर्मली 10 होता है एग्जांपल के लिए, तो कितना हो जाता है? अच्छा ईएसआर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं ईएसआर? एरिथ्रोसाइट, मैंने भूल तो नहीं पूछा, क्या मतलब है? आरबीसी के सेटल डाउन होने की कैपेसिटी को ईएसआर बोलते हैं। 1 आवर में आरबीसी कितनी सेटल डाउन होती है उसको बोलते हैं ईएसआर। तो हम कई बार क्या करते हैं, वो ईडीटी वाइल होती है उसमें लेते हैं सैंपल पूरा का पूरा, उसमें पूरा का पूरा सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक ईएसआर का पाइप आता है, उस पाइप को उसके अंदर डाल देते हैं, फिर देखते हैं कितना कम हुआ है, कितना सेटल डाउन हुआ है। तो जितना सेटल डाउन हुआ है उतना उसको नोटिस देते बता देते हैं 1 घंटे में आरबीसी कितना सेटल डाउन हुआ है। आरबीसी अगर बाई चांस ईएसआर कम हुआ है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को कोई ना कोई क्रोनिक डिजीज है। कौन सी डिजीज है? क्रोनिक डिजीज को इंडिकेट करता है। प्रेगनेंसी में क्रोनिक डिजीज तो नहीं है, बट वस्कुलरिटी चेंज होने की वजह से ईएसआर 4 गुना बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में प्लेटलेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, नहीं, लेकिन प्लेटलेट का यूज थोड़ा ज्यादा होने की वजह से नॉर्मल प्लेटलेट कितने होते हैं? 1.5 से 4.5 लाख, तो लो लिमिट में रहते हैं, मतलब ज्यादा नहीं रहेंगे, 2-2.5 लाख के बीच में रहेंगे। तो हल्का सा प्लेटलेट कम होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्लेटलेट यूटिलाइजेशन, कंजप्शन का मतलब यूज है। लेवल ऑफ कोगुलेशन फैक्टर वापस नॉर्मल कब आ जाता है पूरा का पूरा ये कोगुलेशन का फिनोमिना? पोस्टमार्टम 2 वीक में। कौन कौन से बढ़ते हैं? 1, 7, 8, 9, 10। कौन कौन से कम होते हैं? मेन क्वेश्चन ये दो, मेन क्वेश्चन ये लास्ट वाले दो, ये 1, 7, 8, 9, 10। हीमोफीलिया में, हीमोफीलिया ब्लीडिंग डिसऑर्डर या क्लोटिंग? ब्लीडिंग या क्लोटिंग? गलत, क्लोटिंग डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया में क्लोट नहीं बन पाता, क्लोटिंग डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया में ब्लीडिंग टाइम में कोई चेंजेस नहीं, लेकिन एपीटीटी बिगड़ जाता है। कौन सा टेस्ट करता है? ये क्वेश्चन भी आ रखा है। हीमोफीलिया में कौन सा टेस्ट करते हैं? एपीटीटी। कौन सा करते हैं? एपीटीटी। हीमोफीलिया में फीमेल को कभी भी ऐसा कोई साइन सिम्टम देखने को नहीं मिलता। क्यों? फीमेल इसकी क्या होती है? कैरियर होती है, क्योंकि हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। कौन सा है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव मतलब ऐसा डिसऑर्डर जो फीमेल उसकी कैरियर होती है, मेल उसमें अफेक्ट होता है। इसलिए हीमोफीलिया पहली बार एक महारानी थी, उसको किसी को हुआ था, इसलिए उसको रॉयल डिजीज बोलते हैं। अब बोलने को रॉयल है, गरीबों में हो भी जाए तो कौन टेस्ट करवाता है? महारानी ने जांच करवा ली, उसके पास फैसिलिटी थी, तो बोल दिया कि उसको हुआ तो रॉयल डिजीज, तो नाम है रॉयल डिजीज। हीमोफीलिया में ब्लीडिंग हमेशा नी जॉइंट से सबसे ज्यादा होती है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कौन से जॉइंट से ब्लीडिंग ज्यादा देखने को मिलती है? नी जॉइंट। कौन सा जॉइंट? हीमोफीलिया में कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते अदर देन स्विमिंग। आउटडोर गेम सारे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, सारे आउटडोर गेम। बस एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग जा सकता है, उसमें कोई चोट लगती नहीं है। स्विमिंग मतलब पानी होना चाहिए, अंदर आगे बंद करके नहीं कूदना है, वरना घुटनों में से ब्लीडिंग हो सकती है। फिर पानी होना चाहिए तो फिर कोई चोट नहीं लगेगी। स्विमिंग हेलो है। ये 7 क्वेश्चन बनते हैं हीमोफीलिया के साथ, तो आपको याद है। बेवकूफ क्यों गिरी? अब मेरे को झुकना पड़ेगा, जाना पड़ेगा उधर। थैंक यू मैम, पहले क्या देता हूँ, पहले थैंक यू। चलो नेक्स्ट। तुम क्या हो रहे हैं? तुम हो क्या? इंसान हो? कैसे इंसान हो? अच्छे इंसान हो तुम? बेवकूफ हो तो मैं प्यार से बोलता हूँ बेवकूफ तुम। बेवकूफ का मतलब तुम बहुत सही हो। जिस किसी को बेवकूफ बोल दिया समझ जाना उसको बहुत सही बोला मैंने, कुछ नहीं बोला उनको दिक्कत है। आगे बढ़े। मैं नहीं आऊंगा दिन, पटकने से कुछ नहीं होगा। आगे बढ़े, लिख लिया ना? अब ठीक है। अब हार्ट में क्या क्या चेंज हो जाता है सुनना प्लीज। ये है स्टोनम, सुनो। ये कौन सी बोन है? रिप्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आते हैं। ये 7 समझ आ गया? ऐसे होती है ट्रू, फॉल्स, फ्लोटिंग। 7, 3, 2। अब ये कौन सी बोन है? क्लेविकल। कौन सी? क्लेविकल बोन। कौन सी बोन? अरे मना की ऐसी होती है क्लेविकल बोन। अब चलो, अरे सुन ले, ये है रिप्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 है। यह होता है हार्ट, ये होता है, हाँ ऐसा होता है। सो एकदम माना आप,
आप सभी और मैं, माना कि सभी अपन नॉन प्रेग्नेंट है, ठीक है, 1 2 3 4 5, हम सबकी हार्ट रेट चेक करेंगे। सुनना प्लीज, सही इसमें क्या गलत, सही बात बताओ। ये कौन सी बोन है? क्लेविकल के जस्ट बीच से जो नाइट निकलती है उसको क्या बोलते हैं? मिड, वाह, लेफ्ट साइड है राइट साइड, ये ज्ञानी। डिप्स नंबर 1 2 3 4 5, नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में फीटल हार्ट रेट चेक करने के लिए लेफ्ट मिड क्लेविकल लाइन पे हार्ट रेट चेक की जाती है। फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, लेफ्ट मिड क्लेविकल। क्या समझ में आया? अब कोई फीमेल होगी प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट होगी तो दो चीजें होगी। क्या क्या होगी? क्या क्या होगी? बताओ ना। यूट्रस बढ़ेगा, आया ना, तो डायफ्राम ऊपर आएगा, हार्ट की तरह लेफ्ट है बीचों बीच है, इसका मतलब इधर से बढ़ेगा तो हल्का सा ऊपर चला जाएगा हार्ट की लोकेशन। तो जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो हार्ट रेट आती है थोड़ी सी ऊपर, थोड़ी सी आउटवर्ड। फोर्थ इंटरकोस्टल, आउटवर्ड अपवर्ड फ्रॉम बेस लाइन, मतलब पहले यहाँ थी थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा 2.5 सेंटीमीटर आउटवर्ड। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो मदर की हार्ट रेट कहाँ चेक करते हैं? फोर्थ इंटरकोस्टल लेफ्ट मिड क्लेविकल से 2.5 सेंटीमीटर आउटवर्ड। समझ में आया क्या? आया ना। दूसरी बात, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, ये है रिप्स नंबर 2, ये रिप्स नंबर, रिप्स की लोकेशन, ब्रेस्ट की लोकेशन क्या होती है? 2 से 6। ब्रेस्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है उसको बोलते हैं मेमोरी आर्टरी, इंटरनल मेमोरी आर्टरी। जब फीमेल प्रेग्नेंट है तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, इसका मतलब मेमोरी ब्लड फ्लो भी बढ़ता है। तो हार्ट रेट चेक करते हैं तो इंटरनल मेमोरी आर्टरी की वजह से कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है, क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ जाता है सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल मसल्स में मेमोरी आर्टरी की वजह से। तो दो बातें याद रखना कि वस्कुलरिटी भी चेंजेस देखने को मिलती है, मॉर्मल भी आ सकती है, हार्ट रेट में मॉर्मलिटी भी हो सकती है, और हार्ट रेट की लोकेशन थोड़ी सी आउटवर्ड हो जाती है। ये दोनों बातें एज इट इज यहाँ पे लिखी हुई है कि डायफ्राम ऊपर आ जाता है, हार्ट रेट आउटवर्ड और अपवर्ड हो जाती है 2.5 सेंटीमीटर, और थोड़ी बहुत मेमोरी मॉर्मल देखने को मिलती है, क्योंकि ब्रेस्ट को इंटरनल मेमोरी आर्टरी ज्यादा ब्लड सप्लाई करती है एज कंपेयर टू द नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। पूरी की पूरी बात वही बताई जो लिखी हुई है, हाँ या ना। उसके बाद पढ़ेंगे कल। जाओ, तुम्हारे कहने से नहीं होगा। समझ आया? नहीं भी आया ना तो कुछ कोई बात नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन कोर्स भी है आपके पास? कहाँ? अच्छा यार मैं भूल गया, ऐसा भी है क्या? मैंने सोचा भूल गया आप लोग यूट्यूब पे मैं पढ़ा तभी था। अब तो भूल गए होंगे आप, अब तो भूल गए ना कि यूट्यूब पे पढ़ा तभी था। अब हम एक्स यूट्यूब वाले हो गए। हाँ, ले देख लो, कर लो, कर लो, अब कर लो, कोई सर्वर कुछ नहीं है अब।